नमस्कार। सबसे पहले गुरुजनों को नमन करते हैं। और आप लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा है। इस बार का जो बैच है इसमें आखिरी सेमेस्टर है, इसलिए सब लोग ऐसा लगता है कि हेलो, मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो गोविंद जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। ठीक है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि आज 10वें सेमेस्टर में है और ये सेमेस्टर की आखिरी क्लास होगी आप लोगों की करेस्पॉन्डेंस में। इसके बाद फिर आप किसी अन्य कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो हम लोग मिलेंगे, फिर से वार्ता करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ जानने का प्रयास किया था और उसमें ये जाना था कि प्रोटोकॉल्स को कैसे बनाएंगे। इसमें त्रिपथिका से चर्चा कर रहे थे हम लोग। और आपको अगर याद हो त्रिपथिका का पेज, तो आप मुझे बताएं कि किस पेज पे थे। उसके आगे हम लोग आज चर्चा करेंगे। शायद हम लोग आज प्रोटोकॉल की स्टडी तो कर रहे थे, उसमें धातु प्रकरण पे हम लोगों को जाना था। और उसमें मैं धातुओं के संदर्भ में बात करूंगा आप लोगों से। मेरे ख्याल से हम पेज नंबर 138, 35-38 के आसपास थे। उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। पेज 134, 33, उसके और पहले 132 और 131। उसके और पहले हम बात करें तो हम बात कर रहे थे ग्लोबुलिन और एल्बुमिन की, कल जो चर्चा हो रही थी। तो ग्लोबुलिन और एल्बुमिन एल्बुमिन की स्टडी करने के साथ हम लोगों ने ये जाना था कि मॉडर्न साइंस कितना इम्पोर्टेंट है। और उसके अकॉर्डिंगली अगर हम थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो हम बहुत सारी गंभीर डिजीजेस को ट्रीट कर सकते हैं और उसका प्रोटोकॉल बना सकते हैं। तो पुनः मैं एक बार जो दुर्गाजानंद वर्मा जी हैं, हरीश सिंह हैं, आलोक कुमार जी हैं, आप लोगों का स्वागत करता हूं। और ये आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूं कि स्क्रीन दिख रहा होगा। जो स्क्रीन है वो दिख रहा होगा आपको। इसमें हम लोगों ने ग्लोबुलिन्स की बात की थी, एल्बुमिन की बात की थी। आगे यहाँ पे इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कब ग्लोबुलिन कम होने से क्या होता है, मतलब क्या पता चलता है। और एल्बुमिन के अधिक होने से क्या पता चलता है या कम होने से क्या पता चलता है। नेक्स्ट है बिलिरुबिन की। अगर हम बात करें तो ये भी आपका जो पेज नंबर 130 पे बिलिरुबिन की अगर हम बात करें तो बिलिरुबिन भी आपके लीवर से बनने वाला, लीवर से होके गुजरने वाला प्रोडक्ट है। गॉलब्लैडर में स्टोर होने वाला प्रोडक्ट है बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। हर एक चीज जो बॉडी में बन रही है, वो हर एक चीज हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिक होने पे वो निश्चित रूप से हार्मफुल है। तो एक्सेस बिलिरुबिन जब होता है, तो एक्सेस बिलिरुबिन होने का कारण
कई होते हैं। बेसिकली जो आपको बिलिरुबिन एक्सेस बनता है वो उसके कारण में ये होता है कि आरबीसी का ब्रेक होना। आरबीसी ब्रेक होता है तो ऐसे कंडीशन में आपका बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो बढ़ने लगती है, तो नॉर्मल वैल्यू से उस वैल्यू ज्यादा मिलती है। अब वो पॉइजनिंग हो सकता है, किसी तरह की टॉक्सिसिटी हो सकता है जिसकी वजह से आरबीसी हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में डेड होने लगते हैं, मतलब ब्रेक होने लगते हैं। डेड का मतलब ब्रेक, तो हीमोलिटिक एनएलसी कंडीशन होती है। ऐसे में बिलिरुबिन बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। इसके अलावा डायरेक्ट आपके लीवर का इन्वॉल्वमेंट हो उसमें, लीवर आपका प्रॉपरली काम ना कर रहा हो, तो ऐसे में भी आपको बिलिरुबिन डिस्टर्ब मिलता है। तो एक तो कार्ड का ट्रीटमेंट करना होता है। दूसरा होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है अगर जो आपके बिलियरी ट्रैक्ट हैं, जो जिससे बिलिरुबिन होके गुजरता है और गॉलब्लैडर में पहुंचता है, उस ट्रैक्ट में कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में भी बिलिरुबिन की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ी हुई मिलती है। तो बिलिरुबिन बढ़ने की कंडीशन को हम जॉइंडिस बोलते हैं। ये जानते हैं आप लोग, कहते हैं कि जॉइंडिस हो गया है, पीलिया हो गया, बिलिरुबिन बढ़ गया, तो यही तो बताता है। तो उसमें आपके स्किन जो है वो कलर येलो होने लगता है, आईज का कलर येलो होने लगता है, यूरिन का कलर येलो होने लगता है, स्टूल का कलर येलो होने लगता है, भूख चली जाती है। तो दो तीन कंडीशन है। एक, पहले एक जॉइंडिस होती है जिसको बोलते हैं प्री हिपैटिक जॉइंडिस, दूसरी होती है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस, और तीसरी होती है पोस्ट हिपैटिक। तो ये जो तीन प्रकार की जॉइंटिस होती है, इसमें कारण अलग अलग होते हैं। तो जब इसमें आपको कारण को देख के ट्रीटमेंट करना है, तो लीवर का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो आपको लीवर को ट्रीट ट्रीट करना है। गॉलब्लैडर का इन्वॉल्वमेंट, स्टोन वगैरह कहीं पे हो सकता है तो उसको, या पैसेज में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको ट्रीट करना है। तो दोनों का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है ट्रायो कॉन्सेप्ट के अनुसार। देखिए यहाँ पे दिया गया बोथ IF 012 स्पाइरल। ये 012 स्पाइरल क्यों लिया गया है, अगर आप देखेंगे तो ट्रायो के कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ उस बात को कि आयुर्वेद में 0 से 9 9 तक के एलिमेंट्स हैं जिनको डिफाइन किया गया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और आत्मा तक। तो ये अनंत को रिप्रेजेंट करते हैं, 0 to 9 जो 10 एलिमेंट्स हैं, ये अनंत को मीन्स इन्फानाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इनको भी रिप्रेजेंट करने वाले कोर नंबर्स हैं, और वो कोर नंबर्स हैं 0 1 2 स्टार्टिंग के। ये आपके 10 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यहाँ पे 0 1 2 स्पाइरल लिया गया। बोथ इंडेक्स फिंगर आपके लीवर और गॉलब्लैडर से रिलेटेड है फिंगर। तो इसमें 0 1 2 स्पाइरल में 4 5 6 8 3 6 किया गया है। इसके अलावा ये ट्रीटमेंट आपका जीजीटी अगर बढ़ा हुआ है तो भी ट्रीटमेंट यही होगा। नोट करिएगा, इसमें एक चीज और कर सकते हैं आप, कि यहाँ पे 1 4 5 सीडेट भी कर सकते हैं। 1 4 5 सीडेट कब करेंगे, किस कंडीशन में करेंगे, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट। 5 सीडेट कब करेंगे, देखिए जब एडवांस स्टेज की बीमारी हो। ऐसे इन इन जनरल हम लोग यहाँ पे जो ट्रीटमेंट लिखे हैं 4 5 सीडेट 3 6 स्टोन लिखे हैं, ये वाला प्रोटोकॉल में बात कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ पे जैसे किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है, एनी डिजीज ऑफ किडनी, एनी डिजीज ऑफ किडनी मतलब किडनी की कोई भी प्रॉब्लम हो, ऑफ किडनी एंड लिवर, एंड लिवर। किडनी डिजीज में एनी डिजीज से क्या मतलब है, एनी एक्सटेंट तक हम बात करेंगे। सपोज दैट कि आपको किडनी फेल्योर का मामला है आपका, किस चीज का, किडनी फेल्योर। तो किडनी फेल्योर में आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है,
और EGFR की मात्रा कम हो जाती है, मतलब वैल्यू कम हो जाती है। लीवर में क्या हो सकता है, लीवर सिरोसिस जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो ट्रीटमेंट देते हैं, इसी बोथ इंडेक्स फिंगर, सेम सेम फिंगर सेम स्पायरल पे हम यहाँ पे कर देते हैं 145 सीडेट 3682। तो इन जनरल आपका जीजी देखिए यहाँ पे लिखा है पेस्ट के बारे में। ये किडनी का में किडनी अगर गड़बड़ होगी तो यूरिया, क्रेटेनाइन, बर्न, ये सब बढ़े हुए मिलेंगे। लेकिन साथ में हम लीवर की बात कर रहे हैं, तो लीवर में क्या होगा, लीवर में ये यहाँ पे दिया है नीचे कि SGOT, SGPT, GGT या कोई भी लीवर का एंजाइम बढ़ा हुआ मिल रहा है, घटा हुआ मिल रहा है, तो आपको यही ट्रीटमेंट देना है, सेम ट्रीटमेंट। देखिए उसका भी ट्रीटमेंट यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बोथ इंडेक्स फिंगर 012 स्पायरल 145 कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने 45 लिखा है, इस बुक में 45 लिखा है, लेकिन एडवांस स्टेज की डिजीज में हम जनरली 145 करते हैं। जनरल सामान्य टाइप की डिजीज है और बहुत एडवांस लेवल की डिजीज नहीं है, तब तो 45 से 361 चलेगा। तो तीन तरह की चीजें यहाँ पे हम देख रहे हैं, तीन तरह की प्रॉब्लम में, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, और इसके अलावा लीवर के जो एंजाइम्स हैं, अगर उनका इम्बेलेंस आ रहा है तो आपको बोथ इंडेक्स फिंगर, तीनों ट्रीटमेंट को देखिए यहाँ पे बोथ इंडेक्स फिंगर 012, दूसरा बोथ इंडेक्स फिंगर 012, और ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं तो तीसरा भी आपको मिलने वाला है बोथ इंडेक्स फिंगर 012, भी बोथ इंडेक्स फिंगर 012 आगे ऊपर की तरफ भी। यहाँ ऊपर भी दिया है कुछ डिजीज के बारे में, जैसे एल्बुमिन ग्लोबुलिन के लिए भी बोथ इंडेक्स फिंगर 012 दिया गया है। तो इन तमाम कंडीशन, लीवर और गॉलब्लैडर से रिलेटेड जितनी भी लीवर, गॉलब्लैडर, किडनी से जितनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन सबका ट्रीटमेंट बोथ इंडेक्स फिंगर 012 स्पायरल में 145 सीडेट देना है। WBC, RBC और प्लेटलेट का भी ट्रीटमेंट आपको इसका भी कुछ वेरिएशन आ रहा है, इसमें भी कुछ गड़बड़। मान लीजिए कि आपका TLC बढ़ा हुआ है, आपका मतलब TLC मीन्स WBC बोलते हैं, TLC मीन्स WBC, आपका RBC की वैल्यू कम है, बढ़ी हुई है, कुछ भी हो, तो यहाँ पे भी आपको, यहाँ भी बढ़ा हो, घटा हो, कुछ भी हो, तो आपको देना है यही ट्रीटमेंट बोथ इंडेक्स फिंगर। क्योंकि बोथ इंडेक्स फिंगर पे कई चीजें हैं, उन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया है। तो बोथ इंडेक्स फिंगर में फिफ्थ ज्वाइंट पे अगर हम देखेंगे तो ब्लड और प्लाज्मा आता है, ब्लड एंड प्लाज्मा आता है, एक में ब्लड आता है, एक में प्लाज्मा आता है। तो ब्लड का मतलब क्या हुआ, ब्लड का मतलब यही हुआ RBC हुआ, प्लेटलेट हुआ, PLT मीन्स प्लेटलेट हुआ, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स हुए। तो इसका भी ट्रीटमेंट, तो इंडेक्स फिंगर में जितने भी चीजें हैं प्लाटिंग की गई ज्वाइंट्स पे, उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको बोथ इंडेक्स फिंगर 012 स्पायरल ही सेलेक्ट करना है। एनर्जी बदल सकते हैं आप बाद में, एनर्जी और भी कई पैटर्न है एनर्जी का। तो इन जनरल आप 145 से 368 टोन करिए। यहाँ पे साथ में YNM में आप जाते हैं तो YNM में क्या ट्रीटमेंट देंगे, लीवर और किडनी का, लीवर और किडनी का ट्रीट करने के लिए यहाँ पे साथ में YNM में ये ट्रीटमेंट देते हैं। किडनी 012 टोन, लीवर 012 टोन, SP और PN 012 टोन आपको देना होगा। साढ़े 7 बजे तक है यार। जी, आवाज आ रही है ना मेरी, कोई बैकग्राउंड साउंड तो नहीं? ठीक है सर, आ रही है। सर धन्यवाद। यहाँ पे आपको और भी काफी विशेष चीजें लिखी हुई हैं। तो एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी है, देखिए लीवर प्रोफाइल के बारे में चर्चा की गई है, और उसके पहले आपसे चर्चा की गई है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में।
तो इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल का डिस्टरबेंस है, तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइट्स तो प्लाज्मा में ही होता है ना सारा, ये कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम इन जनरल देखेंगे तो ये सब इलेक्ट्रोलाइट्स प्लाज्मा में होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या डेफिनेशन है कि ऐसे ये जो मटेरियल्स होते हैं ये वाटर में डिजॉल्व होते हैं। तो ये वाटर में इलेक्ट्रोलाइट्स जितने भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें ये आयंस होते हैं, ये आयंस किस में, वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वाटर के साथ होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स प्लाज्मा में ही होते हैं आपके बॉडी में। तो अगर इसमें इनका भी ट्रीटमेंट करना है तो बोथ इंडेक्स फिंगर 012 स्पायरल में, और इसमें बोथ SF 012 स्पायरल में आप ट्रीटमेंट देंगे। यहाँ पे ये भी टिश्यू का ही ट्रीटमेंट है। फिंगर नंबर 1 to 4 हो गया इसका मतलब। तो इसमें आपके 1 से लेके 4 तक की एडिपोज टिश्यू, और आपके एडिपोज टिश्यू के अलावा हम बात करेंगे तो क्या आएगा, दूसरा टिश्यू स्किन की बात होगी वहाँ, और ब्लड और प्लाज्मा। बेसिकली आपको ब्लड प्लाज्मा लेना है। ये चीज क्या है, ये दिया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है कि इसमें आपके हार्ट का उपचार भी सम्मिलित किया गया है। तो हार्ट इसलिए कि हार्ट देखिए, हार्ट पंपिंग का काम करता है, सर्कुलेट करने का काम करता है हार्ट। और हार्ट की जो फिंगर है, टिश्यू के साथ साथ स्मॉल फिंगर दोनों हार्ट की फिंगर है। तो यहाँ पे ट्रायो का उपचार संबंधित फिंगर के 012 स्पायरल पे किया जाना चाहिए। और इसमें पैरों की मेरिडियन के माध्यम से हम ब्रेन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पैरों में कौन कौन सी है, यहाँ पे गॉलब्लैडर, यूबी खासतौर से आप जानते हैं, और स्टमक, ये 3 यांग मेरिडियन आपके ब्रेन में जाती है। तो इस दृष्टिकोण से ये कहा गया है कि आपको अगर ब्रेन को ठीक रखना है तो इनके चैनल्स पे प्रेशर दीजिए, दबाव दीजिए पैरों के चैनल्स पे। इसके अलावा लीवर प्रोफाइल की चर्चा करी गई है यहाँ पे। और ये सब पढ़िएगा, ये कोई खास बात नहीं। सबसे यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया गया है कि शारीरिक और मानसिक स्थितियां आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है, निश्चित रूप से करती है। अगर आप मेंटली परेशान हैं और लंबे समय तक परेशान रहते हैं, और आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप अपने शारीरिक चीजों का ध्यान नहीं रख पाएंगे। मतलब आपको जो फिजिकली अपना केयर नहीं कर पाएंगे, अपने बॉडी का केयर कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाते हैं। साफ सफाई है, नहाना धोना, और भी जो एक्टिविटी है वो नहीं कर पाते हैं। रूटीन आपका सारा गड़बड़ होता है आपका। आप उतना केयर नहीं करते हैं अपनी बॉडी का, और आपकी बॉडी धीरे धीरे बीमार पड़ती है। और जब आप फिजिकली परेशान होते हैं, कहीं कुछ दिक्कत होती है, तो निश्चित रूप से आपकी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं होती है ऐसे कंडीशन में। तो फिजिकल मतलब मन और शरीर दो चीजें हैं, आयुर्वेद में बताई गई हैं कि रोग के दो आश्रय हैं। कौन कौन से हैं? मन है और शरीर है। ये जो दो रोग के आश्रय हैं, यहीं पे रोग आते हैं। तो आपको रोग होते हैं मानसिक या शारीरिक। तो दूसरी बात ये क्या कही गई है कि मानसिक रोग होंगे तो आगे फ्यूचर में आपको शारीरिक रोग होने हैं। अगर शारीरिक रोग हुए हैं पहले, तो आपको मानसिक रोग फ्यूचर में होने स्वाभाविक है, ये हो जाता है। तो मानसिक रोग शारीरिक रोगों को, और शारीरिक रोग जो है वो मानसिक रोगों को पैदा करते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, इस जगह पे कुछ लोगों को ऐसे वर्टिकल लाइन होती है। यहाँ पे, यहाँ पे इस जगह पे बाहों के बीच में अगर देखेंगे तो वर्टिकल ऐसे लाइंस होती हैं, बीच में ऐसे उबड़ा होता है हल्का सा इस तरह से। तो वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, ये चूंकि मीटिंग का हिस्सा रहा है, ये जो आप देख रहे हैं आपकी किताबों में, तो मीटिंग मिनट्स में लिखते समय कुछ छोटी छोटी बातें भी डिस्कस हुई हैं, तो वो बीच बीच में ऐसा सीक्वेंस में नहीं लगता है कि ये सीक्वेंस में कोई चीज है। तो कोई छोटी बात आ गई तो वो इम्पोर्टेंट बात बीच में ऐसे भी पड़ी हुई है। यहाँ पे आपके भौं के बीच में, आईब्रो के बीच में इस तरह से वर्टिकल लाइंस होती हैं 3। तो ये क्या बताती हैं? इस वर्टिकल लाइंस अगर बन रही है किसी को, तो ये बताती है कि आने वाले भविष्य में मानसिक रोग हो सकते हैं आपको, अगर ये बनना शुरू होता है। तो ये इंडिकेशन है, ये साइन है
मानसिक रोगों का, इसे लीवर लाइन करते हैं, इसको बोलते हैं लीवर लाइन। ऐसी लाइन अगर मिल रही है तो उसको लीवर लाइन बोलते हैं, और ये फेशियल डायग्नोसिस में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मानसिक रोगों में भूख प्यास नींद प्रभावित होती है सबसे ज्यादा। अगर आप मेंटली कोई एंजाइटी है तो उसकी भूख चली जाती है, उसका वजन कम होने लगता है। डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसकी भूख चली जाती है। और इसी तरह से सिजोफ्रेनिया या कोई भी ऐसा मानसिक रोग है तो उसमें क्या जाता है, उसमें भूख प्यास नींद सबसे पहले प्रभावित होती है। तो ऐसा पेशेंट मानसिक रूप से जो परेशान होता है उसकी मानसिक रोग अनेक पारिवारिक सामाजिक व्यवसायिक आर्थिक शारीरिक असंतुलन के कारण होते हैं। ठीक है, निश्चित बात है। इसके अलावा यहाँ पे इसको आप लोग देख लीजिएगा, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दिया है यहाँ पे देखिए। अभी इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, फैटी लीवर है तो आपको बोथ लेफ्ट IF 012 स्पायरल में ट्रीटमेंट देना होगा। अभी हम बोथ IF की बात कर रहे थे, वहाँ पे किडनी को भी सम्मिलित किया गया था इसलिए दिया गया था। लेकिन फैटी लीवर है तो ट्रीटमेंट, डायबिटीज है तो ट्रीटमेंट, SGPT अगर बड़ा है तो आपको ये ट्रीटमेंट। SGOT SGPT बढ़ता क्यों है, या कोई भी एंजाइम बॉडी में बढ़ता, ब्लड में बढ़ता क्यों है हमारे, ये ब्लड से ही सारे टेस्ट होते हैं, तो ब्लड में ये जो एंजाइम्स है क्यों बढ़ते हैं आपको पता है? जो एंजाइम्स होते हैं वो, जैसे SGPT SGOT हर सेल में नहीं पाया जाता है। SGOT SGPT आपके किस सेल में पाया जाता है, लीवर के सेल्स में पाया जाता है ये, तो लीवर के सेल्स में होता है ये। अब SGOT SGPT जब ब्रेक निकलता है आपके ब्लड में, इसकी वैल्यू बढ़ती है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो लीवर के सेल्स हैं, ये लीवर के सेल्स ब्रेक हो रहे हैं। और ये लीवर के सेल्स ब्रेक हो रहे हैं तो उसमें पड़ा हुआ SGPT SGOT स्पिल आउट हो रहा है सेल से, और वो ब्लड में आ जा रहा है, लीक करके ब्लड में आ रहा है। तो कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में मान लीजिए ये SGPT रखा है, कंटेनर एक सेल के रूप में है, और इसमें SGPT हो रहा है, ये सेल लीवर का है। तो जब ये सेल ब्रेक होगा तो इसके अंदर जो ये रखा हुआ मटेरियल है वो बाहर निकल आएगा, बाहर निकल के ब्लड में आ जाता है। तो ब्लड में SGPT की मात्रा SGOT की मात्रा बढ़ी हुई आती है। तो ये जितने भी एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स अगर ब्लड में बढ़े हुए आते हैं तो आपको देखना है कि ये एंजाइम किन सेल्स में पाए जाते हैं। जिन सेल्स से रिलेटेड एंजाइम होते हैं उस सेल्स की इंजरी हो रही है, वो उस सेल्स की टूट फूट हो रही है किसी वजह से, और वो सेल्स ब्रेक हो रहे हैं, इसलिए इनकी वैल्यू, इसकी मात्रा आपके किसमें, ब्लड में बढ़ी हुई मिल रही है। तो इस SGPT SGOT लीवर से रिलेटेड है, लीवर में पाया जाने वाला एंजाइम है, और ये लीवर इंजरी को बताता है। तो फैटी लीवर होगा तो भी लीवर में आपका SGPT SGOT बढ़ेगा, लीवर के सेल्स डैमेज होते हैं। इसके अलावा एल्कोहलिक कोई है तो उसमें भी होता है, कोई टॉक्सिक कंडीशन है बॉडी में जो लीवर को इंजर कर रही है तो उसमें भी होता है। तो इसमें आपको लेफ्ट IF 012 स्पायरल 4 5 सीडेड 3 6 टोन दिया गया है। यहाँ पे भी आप, अब हम लोग इसको प्रयोग के बाद 1 4 5 सीडेड 3 6 8 टोन कर रहे हैं। तो 4 5 की बजाय आप 1 4 5 सीडेड 3 6 8 टोन करें तो बेहतर होगा। ये इसमें आप नोट कर लें। इसके अलावा देखिए हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो हाई कोलेस्ट्रॉल को लेफ्ट IF 5 स्पायरल पे ट्रीटमेंट ये भी दिया जाता है हाई कोलेस्ट्रॉल को। तो लेफ्ट IF आपके ब्लड से रिलेटेड भी है, लीवर से रिलेटेड भी है। कोलेस्ट्रॉल एक डेंस मटेरियल है, कोलेस्ट्रॉल एक डेंस मटेरियल है, और ये ब्लड की डेंसिटी को बढ़ाता है। ये क्या करता है, ब्लड की डेंसिटी को बढ़ाता है। तो डेंसिटी जो है, डेंसिटी की एनर्जी क्या है, डेंसिटी की एनर्जी अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में बात की गई है द्रव एंड सांद्र, द्रव एवं सांद्र, ये आयुर्वेद में प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स की बताई गई है। इसको 20 स्पेसिफिक गुण, जिसको वैशेषिक गुण कहा गया है, 20 स्पेसिफिक गुण वैशेषिक गुण कहा गया है, उनमें से एक पेयर है ये द्रव एवं सांद्र, हॉट एंड कोल्ड। आप पढ़ते हैं हॉट एंड कोल्ड, द्रव सांद्र और खर्च लक्षण, इस तरह से आप पेयर्स पढ़े हैं ना, 20 प्रॉपर्टी। तो उसमें से द्रव एवं सांद्र है। सांद्र का मतलब होता है डेंसिटी, तो सांद्रता जितनी होनी चाहिए ब्लड की उससे ज्यादा बढ़ रही है। तो डेंसिटी, दूसरा वर्ड डेंसिटी के लिए अगर हम कहें तो थिकनेस, ब्लड की थिकनेस बढ़ रही है। जब थिकनेस बढ़ती है ब्लड की तो हम क्या करते हैं,
तब हम ब्लड थिनर देते हैं, ब्लड को पतला करने के लिए देते हैं। मेडिसिन मतलब मॉडर्न साइंस में ब्लड थिनर का यूज किया जाता है, आप जानते हैं इस बात को। तो हाई कोलेस्ट्रॉल होने पे ब्लड थिनर यूज किया जाता है, और डेंसिटी थिकनेस की जो एनर्जी होगी 5 होगी। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर इसलिए लिया गया है कि ब्लड की फिंगर है, और दूसरा ये लीवर की भी फिंगर है। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर फिफ्थ स्पाइरल, लीवर ही कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर फिफ्थ स्पाइरल में 4 5 सीडेड 3 6 स्टोन, बहुत ही पुराना प्रोटोकॉल है और स्टेब्लिश प्रोटोकॉल है। ये हाई कोलेस्ट्रॉल अगर है तो ये ट्रीटमेंट आपको देना है। दूसरा अभी लेटेस्टली हम लोग हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बीपी का एक ट्रीटमेंट डेवलप हुआ है, वो भी हम लोग यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा, इससे बीपी बेहतर तरीके से इधर कंट्रोल होती दिखेगी। तो वो ट्रीटमेंट है लेफ्ट रिंग फिंगर, 0 स्पाइरल। इसमें आपको 3 4 टोन करना है। 3 4 मतलब पित्त हो गया, और 5 6 सीडेट करना है। राइट रिंग फिंगर 9 स्पाइरल में 3 4 टोन करना है, एंड 5 6 सीडेट करना है। ये प्रोटोकॉल आपका यहाँ पे ब्लड प्रेशर हाई बीपी का प्रोटोकॉल है, HBP। एंड आप इसको हाई हाई कोलेस्ट्रॉल में भी यूज करेंगे आप। हाई कोलेस्ट्रॉल में भी हम लोग यूज कर रहे हैं हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। इसी तरह से इन्फेक्शन लीवर में अगर फ्लूइड लेवल का है तो फ्लूइड की मेरिडियन हम 4th स्पाइरल लेफ्ट IF पे लेते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ लीवर डिजीज। अगर इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन हीट को बताता है, तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 3rd स्पाइरल में 2 3 हीट को सीडेट करना है। 1 4 उसको शांत करना है। 1 में क्या होता है, 1 में आकाश है। 4 क्या है, ये भी 4 क्या है आपका, जल है। तो 4 में एक तो कोल्ड है, और आकाश का काम है फैलाना। तो इसलिए स्पेस जहाँ पे ज्यादा होगा तो चीजें वहां पे अ, फैलेंगी। आप देखिए, ये 1 के साथ 4 को लगाने से क्या होगा, ये एसिडिटी का भी ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरह से आप एसिडिटी का ट्रीटमेंट जानते हैं, 2 3 सीडेट 1 4 करते हैं। 2 3 सीडेट 1 4 टोन। इसमें क्या है, एक और चीज है। 3 काउंटर करता है, 3 को काउंटर करता है 4, आप जानते हैं, और 2 को काउंटर करता है 1। 1 करता है 2 को काउंटर, क्योंकि 1 + 2 मिलके वात बनता है, आप जानते हैं ना इस बात को। और वात, दो विरोधी एलिमेंट्स हैं वात में, कौन से, 1 + 2। 1 और 2 एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दोनों अगर बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे हैं और दोनों एक साथ हैं तो ये वात का निर्माण करते हैं। 3 + 4, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, आग और जल। फायर एंड वाटर एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दोनों साथ में मिलके किस चीज का निर्माण करते हैं, पित्त का निर्माण करते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो 1 1 + 2 में 1 2 को कंट्रोल करता है, 2 1 को। 3 4 के कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो 3 4 को कंट्रोल करता है, और 4 3 को कंट्रोल करता है। जो भी अधिक होगा दूसरे वाले को कंट्रोल कर लेगा। तो इस प्रकार से ये दोनों अगर बैलेंस कंडीशन में एक साथ रहते हैं तो इनको आयुर्वेद में बल कहा गया है। वात पित्त कफ, कफ भी तीसरा है, कफ को 4 5 कहा गया है, 4 + 5। वही कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया गया है। बेसिकली 2 3 सीडेट का मतलब कि आप हीट को सीडेट कर रहे हैं। हीट बढ़ती किससे है, हीट किस चीज से बढ़ती है, हीट मीन्स फायर। फायर किस चीज से बढ़ती है, अगर वायु अधिक होगी, 2 की एनर्जी वायु है, आ, तो अगर वायु अधिक होगी, एक्सेस होगी, तो ये आग को बढ़ा देगी ना। आग को आ, आग अगर कहीं पे लगी है और आप थोड़ी हवा दे दीजिए आग को, तो क्या होता है, आग और बढ़ जाती है। तो 2 के साथ 3 को इसीलिए गैस के प्रोटोकॉल में, एसिडिटी के प्रोटोकॉल में सीडेट करते हैं। यहाँ पे आपको सनबर्न और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को कम करना है, हीट को कम करना है। और दूसरी तरफ 1 4 उसकी काउंटर एनर्जी लगाई जाती है। 1 4 इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे प्रोटोकॉल बना हुआ है। हाँ बताएं।
अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें अपने आप को, अनम्यूट करें, आप अनम्यूट कर लें, आपका माइक बंद है। वात और पित्त के जोड़ होते हैं सर। हम्म। अगर इन पे मेथी पत्ती बांधी जाए, हाँ। तो अगर मान लो किसको प्रेशर ज्यादा है, उसे वो सिडेशन हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो वो टोनिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से भी जो 4 5 सिडेशन और 3 6 टोन करते हैं, इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर इन कर जॉइंट्स। सकते, कर सकते हैं। कर सकते हैं। मेथी, मेथी, हाँ मेथी सेफ वे है आपका। हम्म, अगर आप प्रोटोकॉल पॉइंट्स नहीं लगाना चाहते हैं और सेफ वे में जाना चाहते हैं, और आसान भी है, कोई भी कर सकता है इस चीज को, तो अच्छा। आप सिंपली जॉइंट्स पे, आप रिलेटेड जॉइंट्स पे मेथी लगा के आप दबाव देने के लिए बोल दीजिए। अब जैसा आपने कहा कि निश्चित रूप से ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाता है कि अगर आप तेज प्रेशर देंगे तो सिडेशन होगा, और मसाज करेंगे हल्का तो वहाँ पे एनर्जी टोन होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कॉन्सेप्ट लोग यूज करते हैं, है ना। ये थॉट्स हैं, और उसी थॉट्स के आधार पे बहुत सारा यहाँ पे प्रोटोकॉल डेवलप किया गया है। एक ही ओके। डिसीज के अलग अलग प्रोटोकॉल डेवलप किए गए हैं, है ना, अलग अलग विचारों के साथ, अलग अलग थॉट्स के साथ। तो निश्चित रूप से आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, आप यूज करिए, आपको खुद भी पता चलता है कि क्या बेनिफिट हो रहा है। आप किसी भी तरह से मेथी लगा के किसी जॉइंट पे दबाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है, फायदे के अलावा वहाँ ओके। फायदा होना है आपको, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एंजाइम्स ऑफ लीवर के लिए ट्रीटमेंट दिया है। ये प्रोटोकॉल आप, सारा ये प्रोटोकॉल से रिलेटेड है सेक्शन। तो यहाँ पे लीवर के लिए बोथ इंडेक्स फिंगर सेकेंड स्पायरल में 1 से 2 टोन। एंजाइम्स ऑफ लीवर मतलब क्या हुआ कि एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आ, आपको ये ट्रीटमेंट देना है। यहाँ पे 1 से 2 टोन एक्टिविटी बढ़ाने के लिए 2 को टोन करना है, तो 2 का काउंटर 1 है। इसी तरह से आप बोथ इंडेक्स फिंगर सेकेंड स्पायरल में 4 5 सीडेट यहाँ कर लीजिएगा, सिर्फ 4 छूटा हुआ है, 4 5 सीडेट 3 6 टोन भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये भी आपकी लीवर के एंजाइम्स का ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है स्किन डिजीज। स्किन डिजीज में क्या करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर फर्स्ट स्पायरल में, स्किन की डिजीज में कहीं पे भी है तो आपको यही करना है, यही एनर्जी देनी है। ये 2 3 सीडेट 1 4 टोन, 2 3 सीडेट 1 4। स्किन डिजीज इनिशियली कई ऐसी बीमारियां हैं जिसमें स्किन पे बीमारियों का मैनिफेस्टेशन होता है सिम्टम्स के साथ साथ। जैसे आप, एक बीमारी होती है हर्पीज, एक बीमारी होती है हर्पीज। दूसरी बीमारी, ये वायरल डिजीज है, इसमें होता है चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स होता है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं कि चिकन पॉक्स के अलावा स्मॉल पॉक्स। तो ये एक तरह की दिखने वाली बीमारियां होती हैं, स्किन पे इनका मैनिफेस्टेशन होता है, ये अलग तरह की वायरल डिजीज है, ये वायरल डिजीज है। तो इसमें अलग तरह का ट्रीटमेंट होगा, लेकिन सामान्य तरह, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, लेकिन सामान्य तरह की स्किन डिजीज है और ऊपर ऐसे दाने आ गए हैं, छोटे छोटे खुजली हो रही है, तो वहां पे आपको जो ट्रीटमेंट देना है 2 3 सीडेट 1 4 टोन, ये एनर्जी को लगाना है। तो यहाँ पे लेफ्ट इंडेक्स इंडेक्स फिंगर फर्स्ट स्पायरल दिया गया है, 2 3 सीडेट 1 4 टोन, लीवर को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि लीवर जो है आपकी केमिकल फैक्ट्री है, और वहां से कई हीट जब निकलती है तो वो पूरे ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होती है, और वो कहीं ना कहीं आपके स्किन को प्रभावित करती है। तो इसलिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, लेकिन जनरली हम लोग अभी नोट करें यहाँ पे, तो इन जनरल किसी भी तरह के स्किन डिजीज के लिए बोथ ऐसे पित्त जॉइंट्स, बोथ ऐसे पित्त जॉइंट्स पे 2 3 सीडेट 1 4 टोन करते हैं। और अगर हर्पीस चिकन पॉक्स जैसी कोई समस्या है, तो इसके लिए हम लोग ब्लड के फिंगर पे जाते हैं। किस फिंगर पे जाते हैं? ब्लड के फिंगर पे, और प्लाज्मा के फिंगर पे जाके हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो उसका प्रोटोकॉल आपको मिलेगा, अ, उसका प्रोटोकॉल आपको
जो संस्थान की पुस्तक है, हिप्पोकेटस, हिप्पोकेटस में मिलेगा। तो यहाँ पे ये, अब मैं ऊपर वाला जो डिजीज बता रहा था, हर्पीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये आजकल देखने को मिल रही है। इसमें स्मॉल पॉक्स वाली चीजें अभी एक केस आया था। तो इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे दाने आ जाते हैं स्किन पे, पूरे ऑल ओवर द बॉडी आ जाते हैं। और इसमें हाथ पैर में ज्यादा होते हैं, ट्रंक एरिया में कम होते हैं, फेस के एरिया में ज्यादा दाने होते हैं। और फीवर साथ में हो जाता है, उसके और भी सिम्टम है। तो अगर जिसको छोटी माता बोलते हैं, बड़ी माता छोटी माता आपने सुना होगा। तो ऐसे में अभी एक केस आया था, और उसका ट्रीटमेंट कल कल दिया गया था। नहीं, कल नहीं, परसों दिया गया था। और वो ट्रीटमेंट पुराना ट्रीटमेंट है जिससे उसको रिलीफ मिला। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। हर्पीज हो, चिकन पॉक्स हो, स्मॉल पॉक्स हो, इन सब में आपको ट्रीटमेंट जो देना है, बोथ आइए, पित्त जॉइंट्स पे आपको जो ट्रीटमेंट होगा, एनर्जी यहाँ पे होती है वो 2 3 4 6 7 9 8 0 1 5 8 2, ये ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस पेशेंट को दिया गया था ये ट्रीटमेंट, उसको रिलीफ मिला। तो आप अभी जो है ये समस्याएं इस समय देखने को मिलती हैं गर्मी में खास तौर से। तो यहाँ पे आप ये ट्रीटमेंट हर्पीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में जो ट्रीटमेंट लिखा है। हाँ, पूछिए। सर ये सभी जितने भी आपने ये प्रोटोकॉल लगाए हैं, सभी में लेफ्ट इंडेक्स फिंगर यूज हो रही है, क्या कारण है? सभी में इंडेक्स फिंगर। हाँ, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर यूज हो। हाँ, यहाँ पे क्या है कि इंडेक्स फिंगर में वही चीजें हैं कि इंडेक्स फिंगर में कौन कौन सी चीजें हैं, देखिए उन सब के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, ऊपर देखिएगा। अभी हमने जस्ट बात की थी कि इंडेक्स फिंगर, हमने यहाँ पे जो लिया गया लेफ्ट इंडेक्स फिंगर ज्यादातर देख रहे हैं अभी तक। हम्म। दूसरा है राइट इंडेक्स फिंगर देखने को मिल रहा है, राइट इंडेक्स फिंगर। तो यहाँ पे इंडेक्स फिंगर को बेस बना के प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, इसलिए कंटिन्यूएशन में इंडेक्स फिंगर दिख रहा है। तो इंडेक्स फिंगर में क्या क्या आता है? लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में आता है ब्लड। इसमें ब्लड है ना, ब्लड का ज्वाइंट है ना लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में, फिफ्थ ज्वाइंट पे। इंडेक्स फिंगर में आपको कफ ज्वाइंट पे लीवर आता है ना, लीवर, कफ ज्वाइंट पे लीवर आता है। इंडेक्स फिंगर पे वात ज्वाइंट पे अगर जाएंगे लेफ्ट में, तो गॉल ब्लैडर आता है। हम्म। ठीक है। तो लीवर की अनेक बीमारी, लीवर से रिलेटेड कई चीजों को मतलब इंडेक्स फिंगर कई चीजों को डील कर रही है, लीवर को डील कर रही है, गॉल ब्लैडर को डील कर रही है, और ब्लड को डील कर रही है, यही एक सिंगल फिंगर। तो इससे रिलेटेड क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं? ब्लड के जितने भी डिसऑर्डर हैं वो लीवर पे आप ट्रीट कर सकते हैं। इसमें यही बात बताने की कोशिश की, इंडेक्स फिंगर पे मतलब ब्लड के जितने डिसऑर्डर हैं वो इंडेक्स फिंगर पे ट्रीट कर सकते हैं। लीवर के जितने डिसऑर्डर्स हैं वो इंडेक्स फिंगर पे आप ट्रीट कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर के जितने भी डिसऑर्डर हैं वो आप इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो ब्लड के बहुत सारी डिजीजेस यहाँ लिख लीजिए, सबका ट्रीटमेंट। लीवर की बहुत सारी डिजीजेस लिख लीजिए जिसके पीछे लीवर कारण है, उसका भी ट्रीटमेंट होगा। और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है बहुत सारी, तो उसका भी ट्रीटमेंट आपको लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पे करना है। तो ओरिजिन, डिजीज की जो ओरिजिन है सर, वो देखना है कि उसकी डिजीज की ओरिजिन के पीछे कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, कौन सा बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व है। और यहाँ पे लीवर अगर वहाँ इन्वॉल्व है, इसलिए इंडेक्स फिंगर को लिया गया है। सेम कंडीशन के पीछे कोई और ऑर्गन इन्वॉल्व हो सकता है, तो उसमें हम दूसरी फिंगर ले लेते हैं। तो यहाँ पे बेस बनाया गया है इन्हीं सब चीजों को, और इसीलिए इस इंडेक्स फिंगर के प्रोटोकॉल यहाँ पे लिए गए हैं, बनाए गए हैं ज्यादातर। तो यहाँ प्लेरिसी है, देखिए प्लेरिसी में फिंगर नंबर 1 2 3 लिया गया है, फर्स्ट स्पायरल लिया गया है, 4 5 6। प्लेरिसी आप समझते हैं क्या है? प्लेरिसी क्या है? लंग्स में, लंग्स की डिजीज है। तो उसमें प्लेरिसी में अ, पानी इसमें फेफड़े में भर जाता है, फेफड़े के चारों तरफ जो इन्फेक्शियस कंडीशन होती है लंग्स की, तो ऐसे में
प्लूरा में पानी भर जाता है और उसको बोलते हैं प्लूरिशी या प्लूरल इफ्यूजन जैसी कंडीशन होती है। तो उसमें देखिए हार्ट फिंगर नंबर 1 का मतलब आपका लंग्स हो गया, फिंगर नंबर 2 का मतलब आपका हार्ट भी होता है, फिंगर नंबर 3 का मतलब ब्लड होता है। तो इन तीनों को लिया गया। दूसरा अगर देखें सीएमई नेम में के अकॉर्डिंग, तो बोथ स्मॉल फिंगर कफ जॉइंट पे लंग्स है। तो यहाँ पे लंग्स 1 2 अगर फिंगर नंबर लेते हैं तो ये लंग्स को भी कवर करता है। प्लूरा फर्स्ट स्पाइरल है, इसलिए लिया गया है कि प्लूरा एक कवरिंग है। कवरिंग की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, फर्स्ट होगी आकाश। आकाश होगा कवरिंग की एनर्जी, आकाश एलिमेंट से रिलेटेड, मतलब एलिमेंट कवरिंग से रिलेटेड एलिमेंट आकाश होगा। तो यहाँ पे इसीलिए फर्स्ट स्पाइरल लिया गया है। ये प्रोटोकॉल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होता है। इसमें आप 4 तक जा सकते हैं फिंगर नंबर। जनरली इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है बोथ, लिरिसी का यहाँ पे लिखिए बोथ ऐसे फर्स्ट स्पाइरल में ही, फर्स्ट स्पाइरल में 4 5 3 6 टोन ये सफिशियंट है। इसके अलावा पेट में अगर सूजन आ जाती है तो उसमें फिंगर नंबर 3 4 लेते हैं साथ में। फिंगर नंबर 3 4 में फर्स्ट स्पाइरल, पेट में पानी आ जाने पे उसमें 4 5 3 6 टोन लेते हैं यहाँ पे। एब्डोमेन में एब्डोमिनल 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 में क्या है, कलेक्शन हो जाए पानी का, वाटर कलेक्शन, जिसको हम बोलते हैं असाइड्स। असाइड्स लिख लीजिए, एसाइड्स। एसाइड्स हो जाता है ना, ये लिवर डिजीज में होता है। तो यहाँ पे लिवर डिजीज में होता है तो फिंगर नंबर 3 4 फर्स्ट स्पायरल लेंगे। इसमें 4 5 6 टोन करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रोटोकॉल यहाँ पे दिए गए हैं। ऐसे ही घुटने में कहते हैं ना कि घुटने में कई बार अ, जो है जो फ्लूइड की कमी हो जाती है, इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो घुटने से कट कट की आवाज आने लगती है, घुटने से कट कट की आवाज आने लगती है। तो घुटने में अगर प्रॉब्लम है तो राइट इंडेक्स फिंगर 4/4 या फोर्थ स्पाइरल भी कर सकते हैं। 4/4 यहाँ पे करिए, RLBM कर लीजिए आप। 4/4 RLBM, 4 के साथ 4 RLBM बनता है। तो 4/4 क्या होता है, सेमी एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे आपको लेना है फोर्थ स्पाइरल, सिंपल सा। तो साइनोवियल फ्लूइड की कमी है तो फोर्थ स्पाइरल में ये ट्रीटमेंट देंगे। इसके अलावा साइनोवियल राइट के लिए आपको लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, यहाँ लेफ्ट के लिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 3 4, 3 के साथ 4। ये 3 के साथ 4 क्यों आता है कि डिवीजन के हिसाब से लिया गया है। 4 नंबर जल को प्रेजेंट करता है, जल को, वाटर को। तो वाटर की कमी हुई है तो इसलिए आप यहाँ पे अ, जल की एनर्जी 4 होगी, 4 लेंगे। लेकिन लेफ्ट इंडेक्स फिंगर नी ज्वाइंट का जो डिवीजन वाइज नंबर है वो 3 है, क्योंकि हिप जॉइंट जो है 2 है। लेफ्ट साइड से अगर जाएंगे तो हिप जॉइंट 2 है, नी जॉइंट 3 है लेफ्ट साइड में, और एंकल जॉइंट 6 होता है। जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं अगर आपको दिखाऊं, तो ये थाई है और यहाँ पे ये घुटना है आपका थोड़ा सा, और फिर नीचे की तरफ आपका ये पैर। तो जो थाई है, थाई की एनर्जी, ये राइट लेग है अगर, यहाँ पे यहाँ लेफ्ट बना लीजिए, इधर लेफ्ट बना लीजिए। तो आपको इसमें आपको 3 जोड़ मिलते हैं। तो मान लीजिए राइट है और ये वाला लेफ्ट है। तो राइट वाले में जो थाई की एनर्जी है, थाई ज्वाइंट की एनर्जी है, ये 1 होगी। ये नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट की एनर्जी 4 होगी। एंकल ज्वाइंट की एनर्जी 5 होगी। इसी तरह से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो लेफ्ट हिप ज्वाइंट मतलब ये थाई ज्वाइंट की एनर्जी 2 होगी,
लेफ्ट नी ज्वाइंट की एनर्जी 3 होगी और लेफ्ट एंकल ज्वाइंट की एनर्जी 6 होगी, 236। तो लेफ्ट साइड में 236 और राइट साइड में 145। तो यहाँ पे राइट नी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए राइट नी के लिए हम क्या करते हैं, पहली बात तो लेग्स को हमने सर्कुलेशन वाला बताया था, आपको पूछा था आपने तो कि सर्कुलेशन के बेस पे एक डिवीजन दिया गया है। तो राइट इंडेक्स फिंगर जो है वो सर्कुलेशन के बेस पे आपके राइट लेग को करेस्पॉन्ड करता है, और लेफ्ट इंडेक्स फिंगर सर्कुलेशन के आधार पे लेफ्ट लेग को करेस्पॉन्ड करता है। फिर उसमें अगर राइट नी को देखना है तो वहां पे राइट नी आपका 4 होगा और लेफ्ट नी आपका 3 होगा। फिर उसमें प्रॉब्लम के आधार पे जाना है, तो चूंकि वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम, फ्लूइड से रिलेटेड प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, तो फ्लूइड की एनर्जी 4 होगी। तो दोनों में देखिए फ्लूइड को लिया गया है, 4 4 कॉमन है दोनों में। तो इस प्रकार से ये प्रोटोकॉल बनाया गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो ये उसी आधार पे प्रोटोकॉल दिया गया है। जैसे एवियन का ट्रीटमेंट, पहले सबसे पहले हिप जॉइंट का देख लीजिए ये, कि लेफ्ट हिप में ऑस्टियोफाइट बन गया है। लेफ्ट हिप जॉइंट की एनर्जी देखिए, लेफ्ट हिप है, लेफ्ट लेग से रिलेटेड है, इसलिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर लिया गया। फिर हिप जॉइंट को अभी हम लोगों ने देखा, लेफ्ट हिप जॉइंट की एनर्जी 2 होगी। और ऑस्टियोफाइट्स बन गया है, तो ऑस्टियोफाइट्स बनने का मतलब कि ये ऑस्टियोफाइट्स बोन में बनता है ना, किसी और टिश्यू में तो बनता नहीं, बोन में बनता है, बोन का पार्ट है। तो बोन में ही ग्रोथ हो जाती है, बोन में ऐसे चोट जैसा या डिजनरेशन हो जाता है, वो ग्रोथ हो जाती है, उसको हम ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं। तो बोन की और ऑस्टियोफाइट्स की एनर्जी 5 हो गई। तो यहाँ पे लेफ्ट इंडेक्स फिंगर लेफ्ट लेग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हिप जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 2 नंबर, और ओस्टियोफाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 5 नंबर। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 2/5, 2/5 RLVM बन जाती है एक मेरिडियन, जिसमें हमको क्या करना है, ऑस्टियोफाइट्स के लिए 2 4 5 और 3 7 टोन करना है। इनिशियली 2 4 5 पेन होता है, ग्रोथ है, इरेगुलरिटी है इसलिए 2, और 4 5 ग्रोथ है, कफ बढ़ा हुआ है तो इसलिए यहाँ पे 4 5 और 4 5 2 4 5 को जो काउंटर करेगा वो 3 7 करता है। तो 3 7 यहाँ पे लिया गया है, 3 7 टोन। एडवांस स्टेज में आपको क्या करना होगा, एडवांस स्टेज में, क्रोनिक स्टेज में आपको ट्रीटमेंट देना होगा 10 पॉइंट्स का, 10 पॉइंट्स उस पर कर देंगे। लेकिन ये दिया है राइट हिप जॉइंट का, राइट हिप जॉइंट में 145 RLPM सेम थॉट के साथ बनाया गया है ये प्रोटोकॉल। एवियन है अगर, तो एवियन का भी ट्रीटमेंट यहाँ दिया गया है आपकी पुस्तक में। फिर यहाँ देखिए, मतलब राइट हिप का एवियन, एवियन का मतलब क्या होता है, ए वैस्कुलर नेक्रोसिस। ए वैस्कुलर नेक्रोसिस क्या होती है, बहुत ही ये कठिन डिजीज है, इसको ट्रीट करना आसान नहीं है। तो जो हिप जॉइंट होता है, जो था, तो हिप जॉइंट में जो यहाँ देखिए मैं एक बोन बना रहा हूँ, थाई की जो बोन होती है उसको फीमर बोन बोलते हैं। तो ये फीमर बोन कुछ ऐसे होती है, ऐसे होती है फीमर बोन का, यहाँ पे हेड होता है, यहाँ पे ऐसे हेड होता है, ये फीमर बोन है, और इस फीमर बोन का हेड है यहाँ पे ऊपर की तरफ, ये बॉल जैसा। क्योंकि आपका जो हिप जॉइंट है उस जॉइंट को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये बोन है, और यहाँ दूसरी तरफ, इस तरफ आपके हिप बोन यहाँ पे होती है, यहाँ पे हिप बोन होती है। तो ये आपकी हिप बोन है, ये जॉइंट है यहाँ पे। एवियन में क्या होता है, ब्लड वेसल्स, ब्लड की सप्लाई इन बोन के हिस्से में जो ब्लड जा रहा होता है, ब्लड वेसल्स होती है, उसकी सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है। तो यहाँ पे इस हिस्से में डिजनरेशन शुरू हो जाता है, तो ये बोन में
जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है ये डिजेनरेट कर जाता है। यही हिप के जॉइंट, हिप का ऊपर की जो बोन होती है वो भी यहाँ पे डिजेनरेट हो जाती है इस एंड पे। तो ये डिजेनरेशन होता है वेसल्स जो होती हैं उसकी सप्लाई बाधित होने की वजह से। वेसल्स एवास्कुलर, इसीलिए इसको बोलते हैं। इस सप्लाई कम होने से या ब्लड की सप्लाई नहीं मिलने से इस हिस्से में, इस इस हिस्से की बोन में नेक्रोसिस शुरू हो जाती है। नेक्रोसिस का मतलब सड़न वहां पे एक तरह से हो गई, सेल डेड होने लगे, और यहाँ पे ये आपका हिप जॉइंट खराब हो जाता है। तो इसमें हिप जॉइंट को रिप्लेस करने की सलाह दी जाती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ट्रीटमेंट, अगर एवियन है तो आप क्या करेंगे? एवियन में बहुत कम केसेज आते हैं एज कंपेयर, अगर हम बात करें नी जॉइंट के अर्थराइटिस की बात करें, नी जॉइंट की किसी और प्रॉब्लम की बात करें, उससे कम प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है एवियन की। लेकिन ये मुश्किल होती है, इसमें भी रिप्लेसमेंट सजेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए आप एवियन बहुत इजीली ट्रीट किया जाता है अपने थेरेपी में, बहुत आसानी से ट्रीट किया गया है, कई केस ट्रीट किया गया है। तो एवियन को ट्रीट करना है तो राइट हिप का एवियन, राइट इंडेक्स फिंगर, ये देखिए राइट इंडेक्स फिंगर 1 3, RLVM में 10 पॉइंट अप्लाई करने हैं, 2 4 5 7 9 0 1 3 6 8। लेफ्ट का लेना है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में 2 3, RLVM में 2 4 5 7 9 0 1 3 6 8 टोन करना है क्रोनिक स्टेज में। आ, ये लिखा है क्रोनिक स्टेज वेयर सर्जरी इज नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसे स्टेज में भी जहाँ पे डॉक्टर्स बोल देते हैं कि हाँ सर्जरी इसकी संभव नहीं हो पाएगी, तभी आप ये प्रोटोकॉल अप्लाई करिए, और बहुत सारे पेशेंट्स में इससे फायदा हुआ है। तो सेम जो ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, हमने जॉइंट्स के बारे में, जॉइंट्स के नंबर को बताया कि उसकी क्या एनर्जी होगी, डिवीजन वाइज क्या नंबर होगा, उसी आधार पे यहाँ पे दिया गया है। 3 इसलिए लिया गया है कि सर्कुलेशन की समस्या है, एवियन में 3 इसलिए लिया गया है कि सर्कुलेशन की समस्या है। यहाँ देखिए 3, तो वेसल्स आपकी, ब्लड आपका 3 नंबर एनर्जी से रिलेट करता है, तो वहां पे उसमें 3 लिया गया। तो एक में 1 3 हो गया राइट में, और लेफ्ट में 2 3 RLVM हो गया। तो ये ट्रीटमेंट आपको देना है इसमें। और नेक्स्ट है, इसी तरह से एंकल जॉइंट की समस्याओं के लिए सेम डिवीजन को यूज करेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस है पर्टिकुलर लोकल, तो ऑस्टियोपोरोसिस में आपको देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या करना है, इन राइट नी का है तो सेम राइट इंडेक्स फिंगर 4 5 RLVM में 2 4 7 सीडेड 3 5 8 टोन। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब जो आपकी बोन होती है वो, ऑस्टियो मीन्स बोन होता है, पोरस से होता है पोरोसिस। तो आपकी बोन जो होती है ज्यादा पोरस हो जाती है, वो कब होती है? जब उसमें कैल्शियम वगैरह की डेफिशिएंसी हो जाती है। जब कैल्शियम है, फास्फेट है, जो अदर मिनरल्स उसमें डिपॉजिट हैं बोन में, वो बोन में कम हो जाते हैं, तो उसको बोलते, उस बोन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और इसमें ब्रेक हो जाती है इजिली आपकी बोन, चलते फिरते उठते बैठते ओल्ड एज में खास तौर से आपकी बोन का फ्रैक्चर हो जाता है। कोई चोट भी नहीं लगती है, आप उठे और हल्का सा लोड पड़ा और आपकी, आपके स्पाइन की, आपके कूल्हे की, आपके किसी और बॉडी पार्ट्स के जिस पे प्रेशर ज्यादा पड़ता है वो ब्रेक कर जाती है। तो इसी तरह से अगर घुटने के से रिलेटेड है, तो घुटने का डिवीजन वाइज हम लोग राइट के लिए राइट इंडेक्स फिंगर 4 5 RLVM लिया, इसमें 2 4 7 से 3 5 8 टोन करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। देखिए ये ऐसा क्यों करते हैं, ये 3 क्या है, 3 की अगर हम बात करें तो 3 जो है और 5, ये दोनों बोन के कंपोजिशन के आधार पे लिए गए हैं। बोन में अगर हम बात करें तो बोन के कंपोजिशन में फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है, तो इसमें 3 5 इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी की डेफिशिएंसी होती है तो 3 5 को टोन करते हैं। तो ये हार्डनिंग प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे उसको,
8 नंबर जो है फंक्शन को बताता है, क्रियाशीलता को बताता है, तो इसलिए 8 को भी टोन किया गया है। दूसरी तरफ 2 4 7 को सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि 2 में अगर हम बात करें, 4 में बात करें, तो इस दोनों में आपको सॉफ्ट, दोनों की एनर्जी में अगर हम बात करें तो सॉफ्टनेस है इसमें, मृदुता है, यहाँ पे मृदु है। तो पोरस का मतलब ही, या सॉफ्ट, बोन ऐसे में सॉफ्ट हो जाती है, तो मृदुता को कम करना है, हार्डनेस को बढ़ाना है। इसलिए 2 4 सीडेड, 7 सीडेड, 3 5 8 टोन दिया गया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे और भी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। देखिए इसमें मैं अब बाकी प्रोटोकॉल को छोड़ते थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रेटिनोपैथी का ट्रीटमेंट है इसमें। इसके अलावा इसमें कैंसर का जनरल ट्रीटमेंट दिया है। अगर कहीं पे इन जनरल कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसमें खासतौर से मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब होता है, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि एक कोई प्राइमरी साइट होती है कैंसर की, मतलब जहां पे वो इस कैंसर अ, बना, कैंसर सेल बने, प्राइमरी साइट। और उस प्राइमरी साइट से कैंसर क्या करता है, वो स्प्रेड कर जाता है बॉडी के अदर पार्ट्स में। तो वो अलग अलग जगहों पे चला जाता है। जैसे कि आपका लीवर में हुआ कैंसर, लीवर का कैंसर हुआ तो वो कहीं आपके थाई बोन में चला जाएगा, आपके जो लंग्स में है, लंग्स में चला जाता है। उसके अलावा आपके स्पाइन की बोन में चला जाता है, आपके ब्रेन में चला जाता है। कैंसर के सेल वो चारों तरफ बॉडी में फैल जाते हैं। तो एक प्राइमरी साइट से बाकी जगहों पे जब कैंसर के सेल फैलते हैं तो उस कंडीशन को मेटास्टेसिस बोलते हैं। उस वो कैंसर क्या कहलाता है, मेटास्टेसिस उसको बोलते हैं। तो ऑल ओवर द बॉडी ये फैलता है, लोकली तो नहीं रहता है। तो ऐसे मेटास्टेटिक कंडीशन में क्या करना है कि फिंगर नंबर 1 to 8 सभी फिंगर्स को लेना है। फिंगर नंबर 1 2, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक्सेप्ट 0 9 छोड़ के सारे में लेना है। और इसमें आपको क्या करना है कि इसमें 0 1 2 स्पायरल में ट्रीटमेंट देना है, सबके 0 1 2 में, 1 4 5 6 8 और राइट थंब में 0 1 2 स्पायरल में 1 4 5 6 8 3 6 8 तो ये मेटास्टेटिस का ट्रीटमेंट होगा। यहाँ राइट थंब को अलग से लिया गया है, राइट थंब पूरे बॉडी को फिजिकली प्रेजेंट करता है, राइट, तो राइट थंब में भी लिया गया है। तो केवल यहाँ पे क्या छूटा है, 9 नंबर, फिंगर नंबर 9। लेकिन ब्रेन का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ब्रेन में भी चला गया है, तो उसमें आप फिंगर नंबर 9 भी जोड़िए। तो ऑल फिंगर्स, ऑल 10 फिंगर्स में आपको 0 1 2 स्पायरल में 1 4 5 6 8 3 6 8 और लेना होता है। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह रहे हैं, या हम कोई एक्यूप्रेशर में ऐसा दावा नहीं किया जाता है कि कैंसर को आप ठीक कर सकते हैं। इतने एडवांस स्टेज के कैंसर को, इतने एडवांस स्टेज का कैंसर जो है ठीक होना मुश्किल हो जाता है, जो कि पूरे बॉडी में फैला हुआ है। लेकिन मैनेजमेंट उसका अच्छी तरह से होता है। मैनेजमेंट किस तरह से होता है कि पेशेंट को राहत मिलती है, सिम्टम्स में, पेन में राहत मिलती है, उसकी लाइफ तो इजी हो जाती है। इसके अलावा मतलब आप ये नहीं किए कि कैंसर ठीक नहीं होगा इससे तो हम ट्रीटमेंट ना करें। हम कैंसर के केस में भले उसको हम ठीक ना कर पाए, लेकिन उसको ये देखा गया है कि बहुत ही राहत मिलती है अनेक तरीके से। लोकल कैंसर, काफी लोकल कैंसर जो होते हैं, लोकल ग्रोथ होती है, वो चाहे बिनाइन हो चाहे आपकी कैंसरस ग्रोथ हो, लोकल, वो आपकी उसकी केस हिस्ट्री मिलेगी कि वो कैंसर की ग्रोथ जो होती है वो कम हो जाती है। लेकिन दूसरी बात करें कि अगर पूरे बॉडी में फैला हुआ है तो उसको सिम्टम वाइज राहत दे सकते हैं। कैंसर के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, खासतौर से कैंसर में पेन बहुत परेशान करता है लोगों को, सीवियर पेन होता है, तो उसमें आप रिलीफ दे सकते हैं कैंसर के पेन में। दूसरा, जिन लोगों को कीमोथेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी साथ में, क्योंकि आपकी थेरेपी तो थेरेपी पे डिपेंड नहीं रहते हैं,
हमारे और आपके पास कीमोथेरेपी करा रहे होते हैं तब आते हैं, खुदा दिक्कत बढ़ जाती है। उनका रेडिएशन हो रहा है तब हमारे पास आते हैं। तो ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं तो इस ट्रीटमेंट के भी बहुत सारे हैजार्ड्स हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। और ओल्ड एज में, और जो वेट जिनका बहुत कम है, बहुत दुबले पतले हैं, बहुत वीक हैं, वो लोग कीमोथेरेपी और रेडिएशन को झेल भी नहीं पाते हैं। तो उनके पास क्या विकल्प है? तो उनके पास उनकी लाइफ को इजी करने का एक्यूप्रेशर ही और अदर जो पैथीज में वो विकल्प। तो ये कीमोथेरेपी और रेडिएशन के साइड इफेक्ट को भी कम करता है। ऐसी रिपोर्ट है बहुत सारे पेशेंट्स में कि हम, मतलब वो जब पेशेंट हैं तो वो तो उनको रेडिएशन के लिए, कीमो के लिए जितना भी सजेस्ट किया गया होता है, वो डॉक्टर के पास तो जाते हैं ना, रेडिएशन सेंटर में, कीमो सेंटर में। तो जब वहां वो पहुंचते हैं तो उनके साथ वो अकेले तो होते नहीं है, बहुत सारे और पेशेंट्स होते हैं। तो इस बार आपको जो पेशेंट मिला वो अगली बार भी मिलने वाला है, उसके आगे भी मिलने वाला है। तो 3-4 सीटिंग तो वो देखते हैं कि दूसरे पेशेंट पे क्या इसका रेडिएशन का, कीमो का इफेक्ट है। लेकिन जो एक्यूप्रेशर का साथ साथ में ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, वो आके बताते हैं कि इनका तो बाल मतलब बाकी पेशेंट का तो बाल झड़ गया था, कि स्किन काली हो गई थी, ब्लैक हो गई थी रेडिएशन के कारण, लेकिन इनका तो ना बाल झड़ा ना स्किन काली हुई, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं हुआ। तो ये जो सिम्टम्स जो आते हैं वो सब मैनेज होते हैं इससे, एक्यूप्रेशर से। और ये आप जो है सिर्फ एक ये जनरल ट्रीटमेंट दिया गया, इसके अलावा आप अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट कैंसर का दे सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर कोई आता है तो इसमें ये ट्रीटमेंट आप देंगे तो उसको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इसके अलावा आप क्लस्टर मैनेजमेंट से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आप पूछिए। आप माइक माइक खोल लीजिए मैम। सर ये डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है सर? डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है? रेटिनोपैथी एक डिजीज है, बीमारी क्या नाम है उसकी? रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी एक डिजीज है। पैथी मतलब डिजीज होता है। पैथी, दो दो वर्ड इसमें है रेटिनोपैथी में। एक है रेटिना। रेटिना आंख में नर्व जो पाई जाती हैं, आंख की जो नर्व्स हैं उसको रेटिना बोलते हैं। ठीक है, आंख में नर्व्स जो हैं, आंख में नर्व्स जो हैं, वो नर्व्स हम जो कुछ भी देख रहे हैं सामने, तो वो, ये जैसे लाइट हमारे फेस पे पड़ रही है तो ये लाइट जाती है तो रेटिना पे पड़ती है। ठीक है, तमाम आंख आंख के स्ट्रक्चर को क्रॉस करके ये रेटिना बैक साइड में है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे ये आई बॉल है, ये आई बॉल है। और इसमें आई बॉल में, ये है आई बॉल आपका। आई बॉल में इस जगह रेटिना, रेटिना नर्व आप, क्या होता है नर्व आप, प्लेक्सिस ऑफ नर्व कह सकते हैं वहां पे, या नेटवर्क ऑफ नर्व कह सकते हैं। नेटवर्क ऑफ नर्व होती है आंख के पोस्टीरियर वॉल में। और ये पीछे की तरफ ये रेटिना ऐसे ब्रेन में जाता है, तो एक दूसरी आंख से ये आता है और यहाँ से पीछे की तरफ, इस तरह से पीछे की तरफ आपके ब्रेन में ये जाता है। तो ब्रेन में ये ऑक्सीपिटल लोब में जाके आपकी इमेज बनती है। तो यहाँ पे कोई लाइट देख रहे हैं आप, यहाँ पे कोई लाइट देख रहे हैं, आपकी आंख में लाइट डाली गई है, पड़ रही है। तो ये लाइट जो है यहाँ से जाके आपके रेटिना पे जाती है, और ये लाइट को, ये जो नर्व होती है ये लाइट, ये एक एनर्जी है। लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है। लाइट को क्या बोलेंगे? लाइट एनर्जी है। तो ये लाइट एनर्जी को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाएगा दूसरे तरह की एनर्जी के रूप में, इसको ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। ट्रांसड्यूसर, तो ये दूसरे तरह की एनर्जी क्या होगी? इम्पल्स में इस लाइट को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और वो इम्पल्स आपके आंखों के से होते हुए, ये बैक से, रेटिना से होते हुए कहाँ जाता है? ऑक्सीपिटल लोब में, यहाँ पीछे की तरफ चला जाता है। ऑक्सीपिटल लोब में जाता है तो यहाँ पे आपको एक जो भी इमेज देख रहे होते हो उसकी इमेजिंग यहाँ पे होती है। तो जैसे यहाँ पे आप टार्च देख रहे हैं तो इस टार्च की इमेजिंग यहाँ पे बनेगी आंख में, है ना? ये टार्च की, ये टार्च है। तो ये जो रेटिना है, रेटिना किसी वजह से डैमेज हो सकता है, मतलब ये रेटिना है डैमेज हो जाएगा।
तो यहाँ पे रेटिना के साथ रेटिनोपैथी में दूसरा वर्ड लगा है जिसको बोलते हैं पैथी, मतलब डिजीज। पैथी से मतलब क्या है? पैथोलॉजिकल कंडीशन, डिजीज, पैथी। पैथी मीन्स डिजीज से संबंधित। तो रेटिना की डिजीज हो गई जिसको बोलते हैं रेटिनोपैथी। अब ये जो रेटिनोपैथी हो रही है, रेटिना गड़बड़ हुई तो क्यों हो रही है? इसके पीछे डायबिटीज कारण, डायबिटीज के कारण। तो डायबिटीज के कारण अगर रेटिनोपैथी होती है तो उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। ज्यादातर जिसको डायबिटीज है, डायबिटीज के रोगियों में नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, इसको बोलेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी, या यहाँ पे देखिए लिखा है ये नीचे। तो डायबिटीज के कारण पेशेंट के बॉडी में नर्व, जो नर्वस सिस्टम होता है वो प्रभावित सबसे पहले होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए और प्लस ग्लूकोज प्राइमरी भोजन के रूप में चाहिए। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन और ग्लूकोज, इसमें से एक ग्लूकोज है। तो जो नर्व सेल्स होते हैं डायबिटिक पेशेंट में, नर्व सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिलता है प्रॉपर मात्रा में। तो ग्लूकोज नहीं मिलता है तो नर्व सेल्स क्या होते हैं, वहां पे नर्व सेल्स डीजनरेट होना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में जो डायबिटिक पेशेंट है उसके पैरों में नंबनेस आने लगती है, नर्व में। पैर चलता है तो गद्देदार होते हैं, है ना? तो उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। पैर के नीचे लगता है कि कुछ गद्दे पे हम चल रहे हैं, कुछ भी। तो कुछ भी पता, सेंसेशन लॉस हो जाता है क्योंकि नर्व का। इसी तरह से जब रेटिना, आंख की जो नर्व है, वो भी डिजीज्ड हो जाती है और उसमें भी सेंसेशन पता नहीं चलता, डिजेनरेट हो जाती है, तो उसमें भी जो उसका फंक्शन है वो नहीं हो पाता है। मतलब जो ये लाइट जो जा रही है उसका कन्वर्जन दूसरे तरह की एनर्जी में नहीं हो रहा है और विजन की प्रॉब्लम आने लगती है। तो डायबिटिक पेशेंट में जब देखने की प्रॉब्लम आती है तो उसके पीछे कारण होता है कि आंख की जो रेटिना है, आंख की जो नर्व है वो डैमेज हो रही है, डिजनरेट हो रही है, और इसी डिजीज को बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। क्या बोलते हैं? डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो उसी का डिजीज, उस डिजीज का ट्रीटमेंट ऊपर दिया हुआ है। डायबिटिक रेटिनोपैथी है किसी को तो आप ये ट्रीटमेंट अप्लाई करिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो यहाँ एक करेक्शन है, ये कर लीजिएगा, ये छूट के। राइट मिडिल फिंगर जो लिखा है ये एक्चुअल में लेफ्ट मिडिल फिंगर, लेफ्ट मिडिल फिंगर फिफ्थ स्पायरल। ये डायबिटीज का प्रोटोकॉल है। किस चीज का प्रोटोकॉल है? डायबिटीज का। डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए दिया गया है। ये राइट थंब थर्ड स्पायरल भी बहुत पुराना प्रोटोकॉल है डायबिटीज का। राइट इंडेक्स फिंगर थर्ड स्पायरल, ये भी डायबिटीज का प्रोटोकॉल है यहाँ पे। तो हर जगह कुल मिला के हीट बढ़ाने की कोशिश की गई। थर्ड स्पायरल, थर्ड स्पायरल, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए रेफर किया गया प्रोटोकॉल। इस तरह से आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे और भी चीजें, जैसे लिम्फ ऑफ टिनाइटस है, कान में आवाजें जो आती हैं उसके लिए देखिए ट्रीटमेंट है। राइट ईयर में अगर कान में आवाज आ रही है जिसको टिनाइटस बोलते हैं तो राइट थंब 6 pm पे। लेफ्ट ईयर में अगर आवाजें आ रही हैं किसी भी तरह की इसमें, तो आपको लेफ्ट थंब 6 pm में अपोजिट फ्लो में देना है। फ्लोटर्स क्या होते हैं कि फ्लोटर्स आंखों के लेंस से संबंधित बेसिकली प्रॉब्लम होती है। लेंस जो होता है आंखों का, आंखों के लेंस, जैसे हमने ये लेंस लगाया है, शीशा लगाया है, तो शीशा एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सामने जो कुछ भी दिख रहा है क्लियर दिख रहा है। लेकिन अगर इस पे कुछ चीज यहाँ पे लग जाए, शीशे पे स्पॉट आ जाए, कोई क्रैक हो जाए, तो आगे की तरफ आपको कैसा दिखेगा? आपको अच्छा नहीं दिखेगा। इसी तरह से जो फ्लोटर्स होते हैं, जो आंख के अंदर लेंस है, नेचुरल लेंस, उस लेंस में प्रॉब्लम आती है तो आपको फ्लोटर्स की समस्या होती है। तो फ्लोटर्स की क्या समस्या होती है? जैसे आगे आपके आंख के आगे कुछ, जैसे कुछ चीजें उड़ती हुई नजर आती हैं, स्पॉट्स आते नजर आते हैं, या तो आपको मतलब कुछ भी नहीं है, सामने क्लीन है लेकिन आपको लगे कोई स्पॉट्स वहां पे दिख रहा है, कोई चीज वहां पे आपको फ्लोट कर रही है, उड़ रही है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक, मैं यहाँ पे एक लगा दूं अपने चश्मे पे यहाँ पे कुछ, तो वो स्पॉट आपको दिखेगा ना कि यहाँ पे स्पॉट है। ऐसे ही लेंस की बेसिकली प्रॉब्लम होती है। तो इसमें राइट थंब 6 VM राइट आई में है तो
6 VM क्यों लिया गया है कि लिम्फ का पॉइंट है। अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली में आयुर्वेद जो है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर एक तरह से मोल्ड किया हुआ ट्रीटमेंट है। तो यहाँ देखेंगे 6 VM लिम्फ का पॉइंट है, ये सब लिम्फ चैनल पे ट्रीटमेंट हम लोग करें, लिम्फेटिक चैनल पे। तो यहाँ पे लिम्फ पे, लिम्फ मेरिडियन पे ही उसको कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पे लिम्फ मेरिडियन आयुर्वेद में कन्वर्ट की गई तो 6 VM हो गया। 6, यहाँ जितना भी 6 VM देख रहे हैं एलवाई चैनल पे दिया जाने वाला ट्रीटमेंट है, एलवाई चैनल पे। तो ये एक तरह का मोल्ड है। अब इसमें आपको फ्लोटर्स का ट्रीटमेंट अपोजिट फ्लो क्यों देते हैं? अपोजिट फ्लो इसलिए करते हैं कि आपको पॉइंट्स इधर से लगाने हैं, यहाँ पे ऊपर साइड से, इसलिए अपोजिट फ्लो देते हैं। तो 4 5 सीडेट, यहाँ पे देखिए 7 8 सीडेट 5 6 टोन दिया गया है। इसी तरह से आगे अगर आप बढ़ते हैं तो एडिमा इन लेग्स, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। एडिमा इन लेग्स टेस्टेड है कम्प्लीटली, आप इसको लगा के देखिएगा। पैरों में सूजन आ जाती है किसी वजह से, पैर फूल जाते हैं, वाटर का रिटेंशन होता है, तो बोथ इंडेक्स फिंगर 9th PM अपोजिट फ्लो में, बोथ इंडेक्स फिंगर 9th PM अपोजिट फ्लो में एक्चुअली में। ये एडिमा क्या होता है सर? हाँ, ये एडिमा का क्या मतलब है सर? एडिमा का मतलब सूजन आना पैरों में, पानी की रुकावट की वजह से। पैरों में होता है ना कि पानी में, पानी के वजह से, पानी क्या होता है, ब्लड वेसल से पानी लीक करके, और वो आपके इंटरस्टिशियल स्पेस में, सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसमें आके इकट्ठा हो जाता है। ऐसे हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनमें एंकल के आसपास सूजन आ जाती है, एंकल के ऊपर सूजन आ जाती है, इसी कंडीशन को एडिमा बोलते हैं। तो यहाँ पे एडिमा अगर है, सूजन है, स्वेलिंग इन लेग्स लिख लीजिए आप इसको, स्वेलिंग इन लेग्स। तो स्वेलिंग इन लेग्स, तो वहां पे आपको बोथ IF 9th PM अपोजिट फ्लो में 2 4 5 7 9 सीडेट 0 1 3 6 8 टोन देना है। ठीक है, ये ट्रीटमेंट देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अरे ये जीरो सेल वन टिश्यू टू टू ऑर्गन, इसके बारे में इसके साथ क्या रिलेशन है सर? जी सर। ये जैसे आपने एडिमा इन लेग्स बताया आपने, हम्म, ये सेल है, फिर टिश्यू है, फिर ऑर्गन है, तो इसका इससे कैसे अप्लाई करेंगे इलाज के अंदर? नहीं ये एकदम अलग है। ठीक है, ये उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब डिस्कस कर रहे थे मीटिंग मिनट्स तो उसमें, इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्रायल दिए हैं, इसको हमको बॉक्स में करना चाहिए था ताकि उससे अलग किया जा सके। तो ये यहाँ पे आपका प्रोटोकॉल खत्म हो जाता है। इसके अलावा एक ट्रायो बनाया गया, और ये ट्रायो सेल है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। आयुर्वेद में बहुत सारे, आयुर्वेदा की अगर बात करें तो बहुत सारे ट्रायो हैं, इसी बात को ध्यान में रख के यहाँ पे भी कई ट्रायो बताए गए हैं। तो सेल क्या है, टिश्यू क्या है, इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम ये इनका तीन। प्रयोग कर सकते हैं सर? जी सर। अगर कोई पेशेंट आता है, इसका इलाज में प्रयोग कैसे करते हैं? हाँ बता रहे हैं, देखिए यहाँ एक ऐसा व्यू रखा गया कि तीन चीजें हैं, सेल, टिश्यू और ऑर्गन। ठीक, तो सेल स्मॉलेस्ट यूनिट है ना हमारे बॉडी की, उससे बनता है टिश्यू, और टिश्यू से बनता है ऑर्गन। ठीक, तो ऐसे ही हमारे बॉडी में, हमारे हाथ में तीन जॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तीन जॉइंट्स मिलते हैं। तो डिजीजेस किस लेवल की हो सकती हैं? डिजीजेस सेलुलर लेवल की डिजीज होती है, सेलुलर लेवल की डिजीजेस में सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, सेलुलर लेवल की, है ना। फिर टिश्यू लेवल की डिजीजेज होती हैं। टिश्यू में देखिए क्या क्या होता है, अगर हम बात करेंगे, एक टिश्यू तो वो भी हुआ, एक टिश्यू हुआ कि आप जितने धातुएं हैं उनको आप देखिए, एडिपोज टिश्यू हो गया, है ना, एडिपोज हो गया। इसके बाद बोन टिश्यू हो गई, इस तरह का। और फिर तीसरे लेवल की बात आती है, अरेंजमेंट आता है अगर तीसरा, तो वो आर्गन है। आर्गन में लीवर, गॉलब्लैडर, किडनी, कुछ भी हो सकता है। तो इन सब के अलग अलग जॉइंट्स तो दिए हैं, लेकिन इन जनरल आपको एक दिया गया
किस सेल लेवल की डिजीज होगी तो आप किस जॉइंट पे ट्रीटमेंट देंगे। जैसे कोई डिजीज ऐसी है जो फैली हुई है, सेलुलर लेवल की डिजीज, जैसे मान लीजिए कि कोई कैंसरस डिजीज है ना, तो कैंसर डिजीज सेलुलर लेवल की डिजीज होती है। अगर हम बात करें मॉडर्न साइंस के हिसाब से, तो कुछ डिजीजेज होती हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से, डिजीजेस दो पार्ट में डिवाइड की हैं। डिजीजेस को हम, डॉक्टर वॉल को आप पढ़ेंगे तो डिजीजेस आपकी क्लासिफाई की गई है दो प्रकार से। एक होती है सेलुलर डिजीज, इसको सेलुलर डिजीज बोलते हैं, और एक बोलते हैं ह्यूमरल डिजीज। सेलुलर डिजीज क्या होती है, कैंसर लाइक डिजीजेज जितनी हैं वो सेल को प्रभावित कर देती हैं। 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज पढ़िएगा, 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज, 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज। तो 6 स्टेजेस ऑफ डिजीज में 3 सेलुलर स्टेज, सेलुलर स्टेज में 3 स्टेज होते हैं, और ह्यूमरल में 3 स्टेज होते हैं, उसका मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो जो सेलुलर लेवल की डिजीज होगी वो कैंसर लाइक डिजीज होगी। तो सेलुलर लेवल की डिजीज का ट्रीटमेंट आप कफ जॉइंट पे करें। टिश्यू लेवल की जितनी डिजीज है पित्त जॉइंट पे ट्रीटमेंट करें, और आर्गन लेवल की जो डिजीज है उनका बात जॉइंट पे ट्रीटमेंट करें। तो नहीं। जैसे अभी हम लोगों ने फिंगर नंबर 1 to 8, फिंगर नंबर 1 to 8 में कैंसर का हम लोगों ने पढ़ा था 0, 1, 2 स्पायरल पे, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कैंसरस डिजीज है तो फिंगर नंबर 1 to 8 में कफ जॉइंट्स पे 1, 4, 5 सीडेड ज्वाइंट पे करना है, तो स्पायरल नहीं करना है, तो 1, 4, 5 सीडेड 3, 6, 8 टोन करके, और उसका ट्रीटमेंट, उसका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट आपको ज्वाइंट्स पे मिल जाता है इससे। ठीक है ना। तो सेल लेवल की डिजीज, टिश्यू लेवल की डिजीज, और इसे इसलिए ट्रायो बनाया गया है कि इसका हम ट्रीटमेंट में यूज कर सकें। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि इसका हम ट्रीटमेंट में कैसे यूज करेंगे। ठीक। तो ये हो गया। कहीं पे आर्गन वाइज मैनिफेस्टेशन है, हाँ पूछिए। सर जी, ये कोई किसी पेशेंट के बारे में कैसे पता करें ये सेल लेवल की इसकी डिजीज है, टिश्यू लेवल की डिजीज है? चलो ऑर्गन तो ऑर्गन की प्रॉब्लम से वो उसे टिश्यू से पता तो लगा। आर्गन 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 वाइज आप देखते हैं कई बार, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन जब फिजिकली करते हैं, जैसे मैंने एक उदाहरण बताया आपको कि कैंसर क्या है, ये सेल लेवल की डिजीज है। सेल का मतलब क्या है, कैंसर जितना है इसमें सेल की ग्रोथ होने लगती है, सेल का मल्टीप्लिकेशन होने लगता है ना। यहाँ पे सेल की संख्या बढ़ने लगती है, प्रोलिफरेशन होने लगता है, और सेल, तो ये है सेलुलर लेवल की डिजीज। कैंसर लाइक जितनी डिजीज है सेलुलर लेवल की डिजीज होती है। डायबिटिक होती है, डायबिटिक भी सेलुलर सेल लेवल की डिजीज होती है सर, डायबिटीज। डायबिटीज, आपको डायबिटीज ट्रीट करना है तो आर्गन लेवल की डिजीज हो जाएगी। ऑर्गन लेवल पर। हाँ ठीक है, इसमें लीवर और आपका इस पैनक्रियास का इन्वॉल्वमेंट होता है। और टिश्यू लेवल में कौन सी बीमारी आती है, एक दो बताएंगे सर आप? कौन सी? टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल की, टिश्यू लेवल पे जैसे कि आपका फैट का बढ़ना है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, फैट का बढ़ना है ना। और जैसे एडिपोज टिश्यू, ओके ओके। एडिपोज टिश्यू हो गया। इसके अलावा दूसरा आप देखिए कि एडिपोज के अलावा स्किन की डिजीज है। स्किन आपका क्या है, टिश्यू, टिश्यू ओके। स्किन, त्वचा। इसी तरह से आपकी बोन, बोन क्या है, बोन, ये टिश्यू है, बोन हो गया। इसी तरह से और भी चीजें हैं आकाश, इसमें देखेंगे तो ब्लड, ब्लड हो गया आपका, देखिए ब्लड है, टिश्यू है ब्लड, प्लाज्मा आपका टिश्यू है। ठीक है, इस तरह ओके से आप ट्रीट सर। करेंगे। एक जनरल कॉन्सेप्ट दिया है इन्होंने ट्रायो के आधार पे। थैंक यू तो सर। ये डिफाइन है पहले से ही कि कौन सी सेल लेवल की डिजीज है, कौन सी टिश्यू लेवल की, आप कैटेगरी वाइज सर्च करेंगे तो पता चलता है ना। ओके आप देखिए फाइनली, जब कोई ऐसी बीमारी होती है, कैंसरस डिजीज होती है, तो उसमें कुछ टिश्यू सेल को निकाल के और उसको भेजा जाता है जांच के लिए कि सेल में किस तरह के चेंजेस हुए। ओके। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे यहाँ पे दिए हुए हैं ट्रायो। अब हम आते हैं नेक्स्ट, काफी कुछ है, इसको देखिएगा।
एक चीज नेक्स्ट चैप्टर पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। धातु प्रकरण। धातु प्रकरण क्या है? धातु मीन्स, जानते हैं ना, धातु मीन्स टिश्यू, इसको कहा गया है। लेकिन धातु में आते हैं रसाद, रक्त, रक्त तो मांस में, देखिए रसाद, रक्त तो मांसा, मांस मांसा, मेदरस्त, अस्थिच, अस्तनो मज्जात, मज्जातः शुक्रम, शुक्राद गर्भ प्रसाद, चरक संहिता में ये दिया गया है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि हमारे आयुर्वेद में धातुओं के निर्माण का एक क्रम है, उसी निर्माण के क्रम में ये धातुओं का यहाँ पे नाम लिख दिया है। रस से रक्त, रसाद रक्तम, रक्त तो मांस, रक्त से मांस, मांस मांसम मेद, मांस से मेद। यहाँ पे सीधा लिखा है कि ये क्रम क्या है। रक्त, रस, पहली धातु रस बनती है हमारे शरीर में, रस से रक्त बन, पहली धातु रस बनती है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनता है, और फिर मज्जा से शुक्र बनता है, शुक्र धातु, शुक्र धातु बनती है। तो अल्टीमेट धातु शुक्र धातु है, आपकी अल्टीमेट धातु शुक्र धातु है। शुक्र को हम सामान्य शब्दों में कहें तो हम क्या कहते हैं? स्पर्म से रिलेट करते हैं, जो सीमेन होता है उससे रिलेट करते हैं, बेसिकली स्पर्म से। तो ये शुक्र धातु आप ह्यूमन के जेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस चीज के लिए? जेनेसिस, मतलब उत्पत्ति के लिए। लेकिन ये शुक्र धातु बनने के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? सबसे पहली कंडीशन क्या है? शुक्र धातु के बनने की सबसे पहली कंडीशन है कि पहली चीज बने आपके बॉडी में रस। रस पर्याप्त मात्रा में होगा तभी तो पर्याप्त मात्रा में रक्त बनेगा। अगर रक्त पर्याप्त होगा तब आपको रक्त से क्या बनेगा? रस, रक्त, मांस बनेगा। फिर ये सफिशियंट होगा तो क्या बनेगा? मेद बनेगा। फिर मांस के बाद मेद, मेद से फिर क्या बनेगा आपका? अस्थि बनेगी। और अस्थि से क्या बनेगा? मज्जा बनेगा। मज्जा बनेगा, मज्जा को बोन मैरो बोलते हैं। और इससे क्या बनेगा? लास्टली आपका शुक्र बनेगा, शुक्र। तो शुक्र बनेगा पर्याप्त मात्रा में तभी आप संतान उत्पन्न करने में सक्षम होगे, और शुक्र की कमी होगी तो आप संतान उत्पन्न नहीं कर सकते, जेनेसिस नहीं हो सकती। लेकिन उसमें प्राइमरी शर्त क्या है कि पहली चीज पूरी मात्रा में हो, रस, और आपके सिस्टम काम करे ठीक से, तो रस के बाद रक्त बनेगा। लेकिन रस ही आपके बॉडी में कम है, रस ही कम है, तो कैसे होगा? रस ही कम है तो रक्त भी कम बनेगा, मांस भी, बाकी सब धातु है। तो रस, शुक्र धातु पहली धातु पे सारा आधारित है। रस के कम बनने से आपको रक्त की डिजीजेज होंगी, आपको मांस से रिलेटेड डिजीज होगी, आपको मेद से रिलेटेड डिजीज होगी, आपके अस्थि से रिलेटेड डिजीज होगी, मज्जा से रिलेटेड डिजीज होगी, शुक्र से रिलेटेड डिजीज होगी। तो रस मतलब क्या है? रस मतलब वाटर, रस मतलब फ्लूइड, रस मतलब प्लाज्मा, आपके बॉडी में पर्याप्त होना चाहिए। इसीलिए हम जब बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें जो हम खाने की बात करते हैं तो खाने में हम लेते हैं जो कुछ भी, उसमें 70% या बॉडी के कंपोजिशन में लगभग 65 to 70% जल है। और जल ही हम कम ले रहे हैं, रस ही कम है, तो बाकी चीजें कहाँ से बनेंगी? इसी बात को ध्यान में रख के ये धातु प्रकरण चैप्टर इसमें डाला गया है। तो इसमें आयुर्वेद में इसका धातुओं के बनने का एक क्रम है, और इसके अलावा इसी क्रम से कनेक्टिविटी बनती है। कनेक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे तो डिजीजेस भी आपको समझ में आएगी। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे दिया गया है चार्ट। इस चार्ट को मैं बता दूं आपको, एक बार देख लीजिए, इसको ऐसे पढ़ना है। ये चार्ट
सर ये आपने बुक की स्कैनिंग करवाई हुई है सर यहाँ पर? नहीं, हम लोग स्कैनिंग नहीं कराए हैं, प्रेस से आती है, जो प्रेस में छपता है। नहीं नहीं, ये जो ई फाइल है जैसी हमें मिल सकती है सर ऐसी? अभी तो नहीं अलाउ है सर इस तरह बुक्स की फाइल। ओके। अब पहले कुछ होता था ऐसा, एक बार विशाल सर से बात कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर, वो शायद बताएं कुछ इसका समाधान, क्योंकि यहाँ के लिए तो अभी नहीं है अलाउड, तो क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं बनाया। तो यहाँ देखना है कि पहली धातु कौन सी है। फर्स्ट धातु रस है ना। तो रस को किस फिंगर पे, फिंगर नंबर 4 पे प्लाट किया गया है रस को, फिंगर नंबर 4 के 5th ज्वाइंट पे प्लाटिंग है। मॉडर्न साइंस में इसको, रस धातु को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। मॉडर्न साइंस में रस धातु करेस्पॉन्ड करता है लिम्फेटिक एंड कैपिलरी सिस्टम। जितना लिम्फेटिक फ्लूइड है ना आपका, जितना आपका ब्लड है ना, वो सारा लिम्फ और ब्लड, लिम्फ स्पेशली लिम्फ और प्लाज्मा आपको रस से रिलेटेड है, रस को करेस्पॉन्ड करता है। तो रस धातु से संबंधित डिजीजेस कौन कौन सी होंगी, उसमें प्लाज्मा होगी, से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे, उसमें लिम्फ से रिलेटेड लिम्फेटिक डिसऑर्डर होंगे। तो ये जो धातु होती हैं, उस धातुओं की उप धातु भी होती है और कुछ मल भी होते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है प्लाज्मा का जो उप धातु है ब्रेस्ट मिल्क है। उप धातु ब्रेस्ट मिल्क है, इसी से बनता है, प्लाज्मा से ही। और जो महिलाओं में मेंसेस है, ये भी प्लाज्मा से ही बनता है। माहवारी जो आती है उसमें, वो प्लाज्मा से है। तो प्लाज्मा की डेफिशिएंसी देखिए, अगर धातु कम होगा, ये देखिए पहले लेवल पे धातु है रस, धातु अगर कम होगा तो उप धातु भी कम होगी। मतलब कि आपके बॉडी में रस की कमी है तो मिल्क का प्रोडक्शन भी कम होगा, और पीरियड में आने वाला ब्लड भी कम आएगा, स्केंटी होगा। तो स्केंटी ब्लड और स्केंटी मिल्क बताता है कि बॉडी में रस धातु की कमी है। किसकी कमी है, रस धातु की कमी है। इसका जो मल है वो कफ है। तो एक चीज और होता है, जैसे एक प्रोडक्ट लीजिए आप, मैं उदाहरण ये देता हूँ कि एक प्रोडक्ट लीजिए और उसको प्रोसेस करिए। जैसे कि मान लीजिए आप राइस मिल देखे हैं आप लोग, या राइस मिल देखे हैं जिसमें छोट धान कूटने की जो मशीन होती है वो देखा होगा आप लोग। उसमें हम धान को डालते हैं, धान को डालते हैं तो उसमें से दो पार्ट बनते हैं। एक बनता है वेस्ट, ब्रान टाइप का बनता है ना, और एक बनता है आपका राइस, अलग होता है प्योर। तो कई बार क्या होता है कि राइस टूटने लगता है और वो ब्रान में जाके मिल जाता है, तो मल अधिक बनने लगता है। तो जब कभी आपके बॉडी में धातु की मल अधिक बनेगा तो धातु की कमी होगी, धातु और उप धातु की कमी होगी। ये मल बनने पे धातु और उप धातु की कमी होगी। तो ये एक प्रपोर्शन गड़बड़ होता है, और उसमें आपको बलगम ज्यादा बनेगा। बलगम क्या होगा, कफ, प्लेग, प्लेग बलगम ज्यादा बनेगा। तो अगर किसी को बलगम बन रहा है, तो बलगम बनना, ज्यादा बनना, ये भी रस से रिलेटेड है। आपको किसका ट्रीटमेंट करना है, प्लाज्मा का और लिम्फ का ट्रीटमेंट करना है। ये जो कफ है वो, मतलब जो बलगम है वो कफ धातु से संबंधित है। और इसका जो महाभूत है आपा है। आपा मतलब जल होता है, आपा मतलब जल, आपा, आपा मीन्स जल होता है। तो जल इसका महाभूत है। कार्य क्या करता है रस धातु, रस धातु काम करता है प्रीनम का, नरिशमेंट का, हमारी बॉडी को नरिश करता है। प्रीनम जो है एक वर्ड है आयुर्वेद में, तो प्रीनन, तो प्रीनन का मतलब है नरिशमेंट। तो ये हमारे बॉडी में नरिशमेंट प्रदान करता है। इससे रिलेटेड डिजीजेस क्या होती हैं, जब रस धातु का या प्लाज्मा का इम्बेलेंस होता है, तो जैसे कफ दोष बढ़ते हैं ना, कफ दोष बढ़ने जैसे सिम्टम आते हैं। बहुत ज्यादा सलाइवा बनता है, ये भी आपका रस धातु पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखिए डिजीजेस दिया है, तो रस के ज्वाइंट पे ट्रीटमेंट करना है आपको। रस का ज्वाइंट राइट इंडेक्स फिंगर फिफ्थ ज्वाइंट, या राइट इंडेक्स फिंगर में 0 1 2 स्पायरल करेंगे तो सलाइवा अधिक बनना, ये आपका रस से संबंधित डिसऑर्डर है। आपको थकान लग रही है, हैवीनेस लग रहा है, रस से रिलेटेड डिसऑर्डर है। आप
आपका जो है स्किन का कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, पालर हो रहा है, पीला हो रहा है, वो भी आपके बॉडी का टेम्परेचर कम हो आ रहा है, तो ये रस धातु का ट्रीटमेंट करना है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस फूलती है, कफिंग है, और बहुत ज्यादा निद्रा आती है, तो ये रस धातु का इम्बेलेंस बताता है। आपकी बॉडी में ड्राइनेस आ रही है एंड रफनेस आ रही है, थकान लग रही है, एनर्जी की कमी लग रही है, साउंड आपको अच्छा नहीं लगता है, आप साउंड से चौंक जाते हैं, तो आपको रस धातु का ट्रीटमेंट करना है। तो धातु प्रकरण में ये बताया गया है कि किस तरह की डिजीजेस किस धातु से संबंधित है, किस धातु का इम्बेलेंस होगा तो कौन सी डिजीज या किस प्रकार से डिजीज का मैनिफेस्टेशन होता है, इसकी चर्चा इसमें की गई। इसी तरह से सारा यहाँ पे दिया हुआ है, काफी बड़ा चैप्टर है। यहाँ पे देख लीजिए एक चीज, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट कहाँ देना है आपको, ये बात बताई गई है। यहाँ पे ये जो महत्वपूर्ण है, यहाँ देखिए ये वाला टेबल, अरे ये जो साइकिल दी गई है यहाँ देखिएगा इसमें, तो यहाँ पे उसी तरह से एक धातुओं की साइकिल दी गई। रस से बना रक्त, रक्त से बना मांस, मांस से बना मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, और शुक्र से ओज आठवां बनता है। फिर ये रिसाइकिलिंग होती है। तो यहाँ पे देखिए सबकी फिंगर दी हुई है। जैसे रस की फिंगर क्या है, फिंगर नंबर 4, फिफ्थ जॉइंट प्लाज्मा, ये सबकी फिंगर दी है। और कहाँ पे ट्रीटमेंट देना है ये दिया हुआ है, इस साइकिल में ये समझाया गया है। तो इसमें आगे ट्रायो बना के ट्रीटमेंट दिया गया है। जैसे यहाँ देखिए रस में, रस का ट्रायो क्या है, तो रस प्लाज्मा है, और प्लाज्मा से रिलेटेड क्या है दूसरा, यहाँ पे प्लाज्मा का, ये प्लाज्मा धातु है, रस धातु। दूसरा है उपधातु, हम लोगों ने पढ़ा रस का उपधातु भी है, और तीसरा रस का मल है। तीन चीजें हैं। तो आप प्लाज्मा रस धातु से रिलेटेड जब प्रॉब्लम होगी, तो आपको लिम्फेटिक और कैपिलरी सिस्टम के डिसऑर्डर होंगे, और मेंसेस की समस्या होगी, और ब्रेस्ट मिल्क अगर कोई की समस्या हो सकती है, अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग वाली महिला है तो उसमें। तो इन तीनों का ट्रीटमेंट आप एक साथ कर सकते हैं, तीनों तरह के। तो यहाँ पे ट्रायो बनाया गया, और इसमें देखिए जीरो, रस जो धातु है उसको 0 नंबर, 1 नंबर जो ब्रेस्ट मिल्क है मेंसेस है, 2 नंबर आपका उसका मल है। तो धातु, उपधातु और मल, तीन का ट्रायल। तो प्लाज्मा की फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर में 0 1 2 स्पाइरल में 4 5 3 6 टोन करते हैं। तो आप किस किस चीज का ट्रीटमेंट करेंगे जरा देखिएगा ऊपर जाके। फिर उसी टेबल पे जाएंगे, जब उस टेबल पे जाएंगे तो हमने उस टेबल में डिजीज के बारे में बताया था राइट साइड में, कि कौन कौन सी किस किस प्रकार की डिजीज होती हैं। उन तमाम तरह की डिजीजेस को आप ये तीन के माध्यम से ट्रीट कर सकते हैं। मतलब राइट इंडेक्स फिंगर, वन राइट इंडेक्स फिंगर, 0 1 2 स्पायरल, 1 4 5 4 5 इस तरह से आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक और चलते चलते मैं यहाँ पूछिए। तो जैसे 0 1 2 दिया हुआ है, इसको YNM में यूज कर सकते हैं? हाँ वाईएनएम में कर सकते हैं। इसके लिए वाईएनएम में क्या करेंगे, टोन करेंगे सर? किसको, भाई 1 को टोन करेंगे ब्रेस्ट मिल्क के लिए, या मतलब प्लाज्मा के लिए 0 को टोन कर देंगे, ऐसा? प्लाज्मा की मेरिडियन पे जाना पड़ेगा सर वाईएनएम में। हाँ जी। प्लाज्मा की मेरिडियन वाईएनएम में कौन सी है, एडी मेरिडियन है ना। आप यहाँ नहीं करते हैं तो एडी मेरिडियन के 0 1 2 को आप टोन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं, 0 0 1 2 टोन किया जाएगा। मतलब कि अगर डेफिशिएंसी है तो करना होगा टोन। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, अगर प्लाज्मा की डेफिशिएंसी है तो आपको टोन करना है। प्लाज्मा का डिसऑर्डर तो टोन करेंगे, करिए। उसके और अलावा हम एक और बात कहते हैं कि सिम्टम वाइज आप फिर ट्रीट करते हैं वहाँ पे। लिम्फेटिक, और प्लाज्मा के डिसऑर्डर्स में फिर आप एक्सेस और डेफिशिएंसी का अनुमान लगा के टोनसिडेट करेंगे वहाँ, वो भी पता चल जाता है। जैसे लिम्फेटिक कैपिलरी सिस्टम है, इसमें 0 1 2 टोन कर सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हाँ हैं। लिम्फेटिक है, तो लिम्फेटिक में क्या करेंगे, देखिए लिम्फेटिक में ज्यादातर मामले कंजेशन के, हाँ
कंजेशन के होते हैं, है ना, कंजेशन, लिम्फ कंजेशन होता है, तो उसमें सर्कुलेशन को इम्प्रूव भी करना होता है, तो वहां पे भी आप AD 012 टोन कर सकते हैं। यानी इसमें साथ एडी में एडी इसके आप LY, लिम्फ मेरिडियन एक स्पेशल मेरिडियन है, तो प्लाज्मा और LY का कॉम्बिनेशन बना के लिम्फेटिक डिसऑर्डर का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लिम्फेटिक डिसऑर्डर। ठीक है सर, और ये लिम्फेटिक। ब्रेस्ट मिल्क और मेंसेस सर, हाँ मेंसेस। ब्रेस्ट मिल्क मेंसेस लिखा है हाँ 3 नंबर वो का भी सर। इसी से ठीक बोल। ब्रेस्ट मिल्क और मेंसेस, इसमें भी टोन करेंगे, मेंसेस कम हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो टोन करेंगे। अब ओके। हैवी फ्लो है, अगर एक्सेस है, मान लीजिए एक्सेस है, ज्यादा है, तो एक्सेस को बता रहा है, तो वहां पे आप सीडेट कर दीजिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो है, माहवारी में ब्लड बहुत ज्यादा आता है, एक्सेस कंडीशन है ये, तो यहाँ पे आप सीडेट कर दीजिए इसको। नहीं, और ये किस पे जाएंगे सर, ये ब्रेस्ट मिल्क वाले एडी पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? कौन सा? ब्रेस्ट मिल्क एंड मेंसेस पे? हाँ AD पे, AD है, AD LY दोनों लीजिए, AD बेसिकली लीजिए उसमें। तो काफी अभी नेक्स्ट क्लास में भी एंटर करना है, और सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें और सिलेबस के हिसाब से तो सर थैंक कंप्लीट। यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सिलेबस तो करेस्पॉन्डेंस कोर्स का है, तो सेल्फ स्टडी का मैटर होता है, इतना सिलेबस इतने कम टाइम में कवर कर पाना मुश्किल है, पर हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि आपको हम लोग विजन लेने का प्रयास करें, जिससे आप बना सके प्रोटोकॉल समझ। मतलब सिर्फ यही था कि भाई हम पेशेंट को जब डील करेंगे ना, तो हम जी ये हमें बड़ी हेल्पफुल होती है ये चीजें सर, जी जो हम जी पूछ। जी। तो मेरे साथ बने, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को मेरे साथ बने हुए, हरीश श्रीवास्तव, हरीश जी और अनंत कुमार जी और गजानन वर्मा जी और अजय कुमार शर्मा जी, आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं एग्जाम की, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आगे के जो हमारे प्रोग्राम होंगे उसमें आप लोग कनेक्टेड रहेंगे, तो उससे मिलते रहेंगे, जुड़ेंगे। और बुधवार की क्लासेस में ओपन है, उसमें तो आप निश्चित रूप से हम लोगों से मिलेंगे। तो कनेक्टिविटी संस्थान की बनी रहे, लोगों की कनेक्टिविटी बनी रहे, यही आशा है, और अग्रिम शुभकामनाएं हैं एग्जाम की। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आलोक सर का स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार राम सर, सर नमस्कार। और आप सभी को भी नमस्कार। देखिए ये आईडी, अभी 5 मिनट का आप लोगों का ब्रेक है। ये आईडी एक बार बंद होकर फिर से जुड़ेगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। आप लोग सभी लोग फिर से रीज्वाइन कर लीजिएगा। 5 मिनट के बाद हम लोग मिलेंगे और आगे की क्लास को चर्चा करेंगे। आईडी एक बार बंद हो जाएगी और फिर से वो कनेक्ट होगी। ठीक है हरीश जी? ठीक है सर। हाँ, तो 5 मिनट के बाद हम लोग मिलते हैं और आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे।